अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग बात करते हैं हमारे अगले कंसेप्ट के रिस्पेक्ट में, जो कि इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में बताता है। ये इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है और क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कई सारे जो ऑनलाइन पोर्टल होते हैं जो आपको स्पेसिफिक सर्विस, कई प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसको एक ही टर्म से समा दिया गया, स्पेसिफिक सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपका एडवर्टीजमेंट हो गया। जैसे मान लो कि गूगल वाले को आप पेमेंट करते हो गूगल एडवर्ड्स करवाने के लिए, या फिर गूगल एनालिटिक्स करवाने के लिए, या फिर फेसबुक को पेमेंट करते हो। ठीक है, तो रेसिडेंट क्या करता था, पेमेंट करता था। ठीक है, नॉन रेसिडेंट को, जिसका कोई परमानेंट स्टेब्लिशमेंट भारत में नहीं होता था, या फिर कोई नॉन रेसिडेंट ऐसा है जो कि भारत में बिजनेस करता है, या फिर भारत में उसका परमानेंट स्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, वो पेमेंट करता था ऐसे फेसबुक वगैरह को, मान लो कि ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पोर्टल वगैरह को। तो इसके रिस्पेक्ट में इनसे टैक्स कलेक्ट करना आसान नहीं होता था। और यहाँ पर इनका अगर भारत में परमानेंट स्टेब्लिशमेंट नहीं होता था तो ये टैक्स के क्राइटेरिया में भी से भी बच जाते थे। इसकी वजह से कंसेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी को लाया गया। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी को लाया गया। यहाँ पर जो भी एडवर्टीजमेंट का या फिर सर्विसेज जो होता है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का, या फिर कोई भी डिजिटल स्पेस या फिर फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला सर्विस। ठीक है, डिजिटल स्पेस या फिर फैसिलिटीज, डिजिटल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला सर्विस, वो यहाँ पर स्पेसिफिक सर्विस एक ही टर्म में समा गया। यहाँ पर या तो रेसिडेंट पेमेंट करता है, या फिर नॉन रेसिडेंट जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भारत में है वो पेमेंट करता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये लोग जो है भारत में बिजनेस और प्रोफेशन करता है और ये इनको पेमेंट करता था, तो ये सेक्शन नंबर 37 में डिडक्शन भी क्लेम कर लेता था, और इनको टैक्स के दायरे में भी ये नहीं आते थे। इसीलिए 1 जून 2016 से, कब से, 1 जून 2016 से, ठीक है, 1/6/2016 से कंसेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी लाया गया। इसका चार्जिंग सेक्शन सेक्शन नंबर 165 होता है। ये सेक्शन नंबर 165 जो है वो आपको याद रखना है, 166 और 171। ठीक है, और ये 1050 आपको याद रखना है, 1050 याद रखना है, 1050 करके आपको सेक्शन 10 का सबसेक्शन 50, ये सेक्शन 10 का सबसेक्शन 50 याद रखना है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि इक्वलाइजेशन क्यों होता है, इक्वलाइजेशन लेवी, ये तो हम लोगों ने जान लिया। 165 सेक्शन के बारे में जहाँ तक बात करते हैं तो ये आपको बताता है चार्जिंग सेक्शन के बारे में। ये क्या बोलता है, इसके अनुसार एडवर्टीजमेंट या फिर अदर स्पेसिफिक सर्विस बोलकर नॉन रेसिडेंट अगर पेमेंट रिसीव करता है रेसिडेंट से, जो रेसिडेंट बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है, या फिर नॉन रेसिडेंट से, ठीक है, जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भारत में है, तो ऐसी सिचुएशन में उस पेमेंट का 6% जो होता है वो उस नॉन रेसिडेंट पर लेवी होगा। अब जब नॉन रेसिडेंट पर लेवी होगा तो अकॉर्डिंगली सेक्शन 195 अट्रैक्ट हो जाएगा और आपको टीडीएस काट के पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि जो रेसिडेंट पेमेंट करता है, ठीक है, या फिर नॉन रेसिडेंट जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है भारत में, वो पेमेंट करता है, किसको पेमेंट करता है, नॉन रेसिडेंट को। ठीक है, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट क्यों करता है, स्पेसिफिक सर्विस के रिस्पेक्ट में। तो इस सिचुएशन में ये जो नॉन रेसिडेंट है उस पर 6% से टैक्स जो है वो लेवी हो जाएगा, जितना अमाउंट उसको मिलता है उस पर 6% से। अब जहाँ तक बात करते हैं कि दो ऐसे केस होते हैं जहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होता है। जो दो केसेस होते हैं जहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होता है, अगर उस नॉन रेसिडेंट का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हो और स्पेसिफिक सर्विस उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के से कनेक्टेड होता है, तो जो भी जो नॉन रेसिडेंट जो होता है, ये जो आपका नॉन रेसिडेंट था जिसको पेमेंट किया जा रहा है, अब इसी का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भारत में है। ठीक है, अब जहाँ तक इसके रिस्पेक्ट में इसको पेमेंट किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर उस नॉन रेसिडेंट का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भारत में है और स्पेसिफिक सर्विस उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के रिस्पेक्ट में, यानी कि उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से कनेक्टेड है। दूसरा, जो एग्रीगेट अमाउंट जो होता है, अगर मान लो कि अगर मतलब एग्रीगेट अमाउंट जो होता है वो आपका सिर्फ 1 लाख तक है, जो भी इसको पेमेंट किया जा रहा है 1 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो मतलब 1 लाख तक के पेमेंट को अप एग्रीगेट में पेमेंट मिलाकर अप टू 1 लाख का पेमेंट जो होता है उस पर आपका इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। तो हमने सेक्शन नंबर 165 जो देखा, इसमें 1 लाख का दायरा होता है। मतलब 165 के अनुसार अगर स्पेसिफिक सर्विस या फिर एडवर्टीजमेंट का पेमेंट बोलकर नॉन रेसिडेंट जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भारत में है, या फिर रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट को पे करता है, ये लोग अगर किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करता है, ठीक है, स्पेसिफिक सर्विस के रिस्पेक्ट में, तो ऐसी परिस्थिति में अगर पेमेंट 1 लाख से एक्सीड करता है तो 6% का इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो चार्ज किया जाएगा उस नॉन रेसिडेंट पर जिसको पेमेंट मिल रहा है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अब जो उसको पर लेवी तो किया गया, कलेक्शन कैसे किया जाएगा, कलेक्शन एंड रिकवरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जो भी रेसिडेंट जिसका बिजनेस प्रोफेशन भारत में चल रहा है, या फिर नॉन रेसिडेंट जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भारत में है, वो अगर 1 लाख से ज़्यादा का पेमेंट करता है नॉन रेसिडेंट को, ठीक है, स्पेसिफिक सर्विस के लिए, तो उस सिचुएशन में 6% से डिडक्ट करके, टीडीएस डिडक्ट करके, जिस मंथ में आपने पेमेंट किया है उस मंथ के एंड के
उस मंथ के एंड के यहाँ पर 7 डेज के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। 7 डेज के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर कौन हो? यहाँ पर आप रेसिडेंट हो जो कि भारत में बिजनेस प्रोफेशन करते हो, या फिर नॉन रेसिडेंट हो जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है भारत में। आप लोग किसको पेमेंट कर रहे हो? नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो। क्यों पेमेंट कर रहे हो? स्पेसिफिक सर्विस के लिए कर रहे हो। स्पेसिफिक सर्विस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक सर्विस का मतलब होता है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन प्रचार करना, या फिर कोई भी डिजिटल फैसिलिटीज़, या फिर डिजिटल स्पेस के रिस्पेक्ट में फैसिलिटीज़। ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो और ये पेमेंट अगर 1 लाख से एक्सीड करता है तो ऐसी परिस्थिति में 6% से आपको डिडक्ट करना पड़ेगा टैक्स, और उसके बाद जिस मंथ में आपने डिडक्ट किया है उस मंथ के एंड के 7 दिनों के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाकर जमा करना पड़ेगा। तो ये आपका कलेक्शन एंड रिकवरी के बारे में चर्चा आई। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर फेल कर गया तो क्या होगा? पेनाल्टी लगेगी। अगर फेल किया डिडक्ट करने में तो फिर जो पेयर होगा वही लायबल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करने के लिए, उनको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर अगर मान लो कि फेल किया, तो अगर पे ही नहीं किया तो पेयर जो होता है वो लायबल होगा। जो पेमेंट करने जा रहा है वो रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है वो लायबल होगा। लेकिन अगर लेट से जो है वो पे किया, ठीक है, लेट से पे किया, तो उस सिचुएशन में 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट भी लगेगा। 1% पर मंथ और पार्ट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। ठीक है, फेल किया अगर मान लो डिडक्ट करने में या डिडक्ट करके पे करने में, तो उस परिस्थिति में तो पेनाल्टी लग जाएगी। अब मतलब आपका जो है पेयर ही लायबल होगा। और उसके बाद अगर लेट किया तो उस सिचुएशन में ब्याज लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं 40 सबसेक्शन ए के रिस्पेक्ट में, 40 सबसेक्शन ए के रिस्पेक्ट में कहानी, यहाँ पर पेनाल्टी के बारे में और चर्चा आती है कि पेनाल्टी के रिस्पेक्ट में दो बातें आती है। अगर मान लो कि डिडक्ट करने में फेल कर गया तो डिडक्ट नहीं किया तो क्या होगा उस सिचुएशन में। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं डिडक्ट करने में फेल करने के अलावा दूसरा कि पे करने में फेल कर गया, तो डिडक्ट कर लिया लेकिन पे करने में फेल कर गया, तो अगर डिडक्ट नहीं किया तो उस सिचुएशन में जितना डिडक्ट करने में फेल किया है उतने अमाउंट का पेनाल्टी लगेगा, यानी कि इक्वल अमाउंट इक्वल उतने अमाउंट का इक्वली पेनाल्टी लगेगा जितना आपने डिडक्ट नहीं किया। लेकिन डिडक्ट करके अगर पे करने में फेल किया तो उस परिस्थिति में ₹1000 पर डे, जब तक कि आप जाके सरकार को जमा नहीं कर देते हो, ₹1000 पर डे के हिसाब से। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, ठीक है, अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, तो मैक्सिमम लिमिट रेस्ट्रिक्टेड रहेगा इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट तक। ठीक है, 1000 पर डे के हिसाब से होगा, लेकिन आपका मैक्सिमम इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट तक। ठीक है, तो ये 171 में बताई गई है। और उसके अलावा जो होता है 1% पर मंथ, ठीक है, और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं 40 सबसेक्शन ए के रिस्पेक्ट में, ये क्या बोलता है? नॉन कंप्लाइंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। अगर डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करके विद इन ड्यू डेट जमा नहीं किया तो जो भी आपका एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस था या फिर स्पेसिफिक सर्विस जो आपने लिया है उसके रिस्पेक्ट का जो खर्चा था उसको असेसिंग ऑफिसर डिस अलाउ कर देगा। तो ये सेक्शन बड़ा डेंजर सेक्शन है, जैसा कि बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में आप जानते हो कि असेसिंग ऑफिसर डिसअलाउ कर देता है। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि सब्सिक्वेंट ईयर में जाकर क्या होगा, अगर सब्सिक्वेंट ईयर में अपनी गलती एसएससी ने सुधार ली तो ऐसी परिस्थिति में बाद में आगे चलकर डिडक्शन मिल जाएगा, फिलहाल तो आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा इमीडिएटली। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं 10 के सबसेक्शन 50 के रिस्पेक्ट में, जिस इनकम पर इक्वलाइजेशन लेवी लग जाता है वो इनकम अदरवाइज सेक्शन 10 के सबसेक्शन 50 में एग्जेम्प्टेड होता है। जिस इनकम पर इक्वलाइजेशन लेवी लग जाता है उसको सेक्शन 10 के सबसेक्शन 50 के तहत अदरवाइज एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। अब हम लोग अगले प्रोविजन के रिस्पेक्ट में चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रोविजन है बिजनेस ट्रस्ट के रिस्पेक्ट में प्रोविजन 115 ओ का सबसेक्शन 7, 115 ओ का सबसेक्शन 7 बिजनेस ट्रस्ट के रिस्पेक्ट में प्रोविजन की हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिजनेस ट्रस्ट क्या करती है, बिजनेस ट्रस्ट अपना यूनिट इशू करती है एसपीवी को, ठीक है, इनके शेयर के बदले में, तो इनसे शेयर लेती है और बदले में अपना यूनिट इशू करती है। अब जाहिर सी बात है कि ये बिजनेस ट्रस्ट क्या हुआ, बिजनेस ट्रस्ट ने शेयर रिसीव किया तो जाहिर सी बात है कि बदले में ये शेयर होल्डर हो गया, तो बदले में एसपीवी जब भी डिविडेंड देगी इसको डिविडेंड पेमेंट करेगी। अब डिविडेंड पेमेंट करते वक्त में अब तक क्या होता था, क्योंकि जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसको 115 ओ के तहत डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। अब
जहां तक बात है कि 115 ओ के तहत डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बिजनेस ट्रस्ट को डिविडेंड दिया। अब बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में टैक्स नहीं लगता था, ठीक है। और बिजनेस ट्रस्ट, जो यूनिट होल्डर ने बिजनेस ट्रस्ट को पैसा दिया है, जो यूनिट होल्डर लोग बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में, बिजनेस ट्रस्ट में पैसा इन्वेस्ट किया है, इसको देती थी, फॉरवर्ड करती थी, तो इनके हैंड में भी टैक्स नहीं लगता था, इनके हैंड में भी टैक्स नहीं लगता था, और इनके हैंड में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोलकर लग जाता था डिविडेंड डिक्लेयर करने पर। अब तक ऐसा होता था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2016 में बोला गया कि अगर एसपीवी वालों अगर सीडीटी देने से बचना चाहते हो, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देने से बचना चाहते हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप कुछ कंडीशन को पूरा कर दो। मतलब अगर कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया जाए तो एसपीवी बिजनेस ट्रस्ट को जो डिविडेंड देती है उस पर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 115 ओ वाला नहीं लगेगा, ऐसा सबसेक्शन 7 में बोला गया। अब ये कंडीशन क्या क्या होते हैं? तो पहला कंडीशन, बिजनेस ट्रस्ट ने एसपीवी का 100% इक्विटी शेयर होल्ड करके रखा हो। तो ये जो बिजनेस ट्रस्ट है उसने 100% इक्विटी शेयर होल्ड करके रखा हो इस एसपीवी कंपनी का, स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी का। अब जहां तक बात करते हैं कि 100% शेयर का कंडीशन, 100% इक्विटी शेयर का कंडीशन, ये बिजनेस ट्रस्ट ने होल्ड करके रखा हो, एक्सेप्ट अगर अदरवाइज सरकार की कंडीशन के वजह से, मतलब गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने या फिर मतलब किसी लॉ के तहत गवर्नमेंट के या फिर गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर अदर बॉडी में ने, गवर्नमेंट ने या फिर मतलब किसी लॉ या गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर अदर ने, ठीक है, ऐसा मैंडेटरी है कि भाई इतना परसेंट इनको होल्ड करके रखना है, ठीक है, किसी भी लॉ में या फिर सरकार ने होल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर ये कंडीशन उस एक्सटेंट तक ना भी कंप्लाई किया तो चलेगा, अदरवाइज आपको 100% इक्विटी शेयर जो है होल्ड करके रखना पड़ेगा। बिजनेस ट्रस्ट को 100% इक्विटी शेयर होल्ड करके रखना पड़ेगा एसपीवी का। पहला कंडीशन ये बोलता है, एक्सेप्ट अगर सरकार ने या फिर किसी लॉ या सरकार के डायरेक्शन पर अदर बॉडी ने होल्ड करके रखा है तो वो एक्सेप्शन है। पहला कंडीशन तो ये आपका आता है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि डिविडेंड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट दिया जाएगा। ये जो डिविडेंड आप दे रहे हो ना, वो करंट ईयर प्रॉफिट से दोगे, करंट ईयर प्रॉफिट से दोगे। अब करंट ईयर प्रॉफिट में भी कंडीशन है। मान लो ये आपका करंट प्रीवियस ईयर का टाइमलाइन है, करंट ईयर का टाइमलाइन है। अब जहां तक बात है कि ये डेट ऑफ एक्विजिशन, अब ये जो डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद, जो प्रॉफिट कमाया है, करंट ईयर में भी डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जो प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, एसपीवी ने, उससे आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है। तो डिविडेंड डिक्लेयर करना है, पहली बात तो करंट ईयर के प्रॉफिट से, वो भी डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जो कमाया है उस अर्निंग से आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं आपको फिर से बता दूं बिजनेस ट्रस्ट की कहानी। बिजनेस ट्रस्ट प्रोविजन के रिस्पेक्ट में 115 ओ का सबसेक्शन 7 क्या बोलता है कि अगर कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया जाए तो एसपीवी बिजनेस ट्रस्ट को अगर डिविडेंड देती है तो उस पर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं लगेगा। 115 सबसेक्शन ओ का सबसेक्शन 7 ऐसा बोलता है। पहला कंडीशन क्या है कि बिजनेस ट्रस्ट ने एसपीवी का 100% इक्विटी जो है वो होल्ड करके रखा हुआ होना चाहिए। पहला कंडीशन 100% इक्विटी, एक्सेप्ट अगर मान लो कि सरकार ने डायरेक्ट खुद ही होल्ड करके रखा हुआ है या फिर सरकार के डायरेक्शन पर या फिर किसी कानून के तहत किसी अदर बॉडी ने होल्ड करके रखा हुआ है, उस पोर्शन को आप छोड़ सकते हो। अब जहां तक बात करते हैं एंड दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई क्या करना पड़ेगा कि डिविडेंड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट देना पड़ेगा, वो भी डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जो प्रॉफिट होता है उससे देना पड़ेगा। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने जानी। अब हम लोग बात करते हैं मैट के रिस्पेक्ट में, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के रिस्पेक्ट में अपनी चर्चा। मैट के रिस्पेक्ट में 2 अमेंडमेंट है। एक आपका एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 115 जे, ये 115 जेबी है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 115 जेबी, ठीक है, ओनली जेबी है यहाँ पर। ये बुक प्रॉफिट का कंप्यूटेशन के बारे में बताता है, जैसा कि आपको पता है मैट के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 115 जेबी क्या बताता है आपको? 115 जेबी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पर आप लिखो 115 जेबी। अब जहाँ तक बात करते हैं, ये बुक प्रॉफिट के कंप्यूटेशन के बारे में बताता है। दूसरा अमेंडमेंट मैट में क्या है, यहाँ पर एक तो एक्सप्लेनेशन में अमेंडमेंट है, दूसरा कि मैट नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी। जैसा कि आपको पता है कि मैट आपका कंपनी को अप्लाई होता है, चाहे वो इंडियन कंपनी हो या फिर फॉरेन कंपनी हो। लेकिन फॉरेन कंपनी के रिस्पेक्ट में कंडीशन जोड़ दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2016 में। फाइनेंस एक्ट 2016 में बोला गया कि अगर मान लो ये जो फॉरेन कंट्री है वो उस टेरिटरी या कंट्री से बिलोंग करती है जिसका भारत के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, DTAA नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अगर DTAA है, ठीक है,
DTAA है और इस फॉरेन कंपनी का भारत में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर फॉरेन कंपनी को मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि फॉरेन कंपनी को अब से मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का प्रोविजन अप्लाई करने के लिए पहली बात कि फॉरेन कंपनी उस कंट्री से बिलोंग करती हो जिसके साथ भारत का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, प्लस इस फॉरेन कंपनी का भारत में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। तभी जाकर इनको मैट का कंडीशन जो होता है, तभी जाकर इनको मैट का प्रोविजन जो होता है वो एप्लीकेबल होगा। ये दूसरा अमेंडमेंट बड़ा आसान सा। उसके बाद पहले अमेंडमेंट की चर्चा करते हैं, ये एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है। जैसा कि पता है आपको कि बुक प्रॉफिट कंप्यूट करते वक्त में आप क्या करते हो, कुछ चीज़ों को ऐड करते हो। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको जो है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से आप कुछ चीज़ों को ऐड करते हो और कुछ चीज़ों को माइनस करते हो। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो 115 BBF वाला रॉयल्टी ऑफ जो 115 BBF में हमने देखा था, 115 BBF में हम लोगों ने देखा था, इसमें क्या देखा था, रॉयल्टी ऑफ पेटेंट के बारे में। ठीक है, जो पेटेंट का जो रॉयल्टी इनकम होता है, ठीक है, वो टैक्सेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से लोअर रेट 10% से ग्रॉस बेसिस पर टैक्सेबल हो जाएगा 115 BBF। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर ये जो रॉयल्टी इनकम होता है, ठीक है, पेटेंट के रिस्पेक्ट में 115 BBF वाला जो रॉयल्टी इनकम होता है, उसको अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, तो उसको माइनस करना है बुक प्रॉफिट कंप्यूट करते वक्त में। अगर रॉयल्टी इनकम को क्रेडिट कर दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आपको माइनस करना है। अब जहां तक बात करते हैं कि आपका रॉयल्टी इनकम को कमाने के रिस्पेक्ट में जो खर्चा है, अगर उसको डेबिट कर दिया गया था, खर्चा है, तो उसको ऐड करना है। तो यानी कि ऐड साइड में एक आइटम आपका जुड़ गया बुक प्रॉफिट में, ऐड साइड में एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी ऑफ पेटेंट, जो कि टैक्सेबल होता है 115 BBF में। तो ये जो एक्सपेंसेस जो होता है, उसको आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रखा था तो उसको ऐड बैक करोगे, और रॉयल्टी इनकम को अगर क्रेडिट कर रखा था तो उसको माइनस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट, जो कि चार्जेबल होता है 115 BBF में। ठीक है, तो यहाँ पर 115 BBF आपको क्या बोलता है कि जो रॉयल्टी इनकम होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा 10% के रेट से, 10% के रेट से, और ये ग्रॉस बेसिस पर, यानी कि बिना किसी एक्सपेंडिचर या डिडक्शन का आपको अलाउंस दिए हुए डायरेक्ट रॉयल्टी इनकम 10% के रेट से टैक्सेबल होगा, ऐसा ऑप्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन होता है कि आप लोअर रेट से दे सकते हो, जो कि हम लोगों ने 115 BBF में देखा था। अब जहाँ तक रॉयल्टी इनकम के रिस्पेक्ट की बात करते हैं, इस पर क्योंकि मैट एप्लीकेबल नहीं करना है, मैट एप्लीकेबल नहीं करना है, इसकी वजह से अगर ये वाला इनकम को क्रेडिट कर दिया गया था रॉयल्टी इनकम को, तो उस सिचुएशन में उसको माइनस करना होगा। और क्योंकि इनकम को माइनस कर रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में खर्चे को तो आप एड बैक करोगे, अगर ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिटेड हो चुका था, यानी कि चार्ज हो चुका था, तो ऐसी परिस्थिति में तो ये मैट के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने चर्चा करी। और मैट जो होता है कुछ केस में फॉरेन कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होता है, वो हम लोगों ने देखे। अब हम लोग बात करते हैं, हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, 80EE के बारे में चर्चा करते हैं, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट। यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के रिस्पेक्ट में चर्चा करने से पहले हाउस प्रॉपर्टी हेड का एक अमेंडमेंट देख लेते हैं। सेक्शन 25A में आता है ये अमेंडमेंट। सेक्शन 25A में पहले क्या होता था कि जो आपका अनरियलाइज्ड रेंट होता था, अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है, और जो आपका रेंट का एरियर होता था, एरियर रेंट, ठीक है, एरियर रेंट, दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता था। लेकिन अब दोनों के रिस्पेक्ट में बोला कि अगर अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज हो जाए या फिर एरियर रेंट रिकवर हो जाए, ठीक है, मतलब रिकवरी हो जाए अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में की, या फिर आपके क्या बोलते हैं एरियर रेंट के रिस्पेक्ट में, तो उस सिचुएशन में आपका 25A डील करेगा, 25A सेक्शन डील करेगा। और जिस प्रीवियस ईयर में ये रियलाइज होता है, जिस प्रीवियस ईयर में रिकवर होता है, जिस प्रीवियस ईयर में रिकवर होता है, उस प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाएगा, और इस पे 30% का डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का मिलेगा, रिकवर वो होने वाले प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर हाउस प्रॉपर्टी का ओनर एसएससी नहीं रहा, जिस प्रीवियस ईयर में रिकवरी हुई है, ठीक है, रिकवरी जिस प्रीवियस ईयर में हुई है उस प्रीवियस में हाउस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं रहा, उसके बावजूद भी यहाँ पर इनको इनकम बोलकर हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है अलाउ किया जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, सेक्शन 25A में अनरियलाइज्ड रेंट और
आपका जो एरियर होता है, ठीक है, एरियर रेंट, दोनों को डील किया जाएगा। अगर किसी प्रीवियस ईयर में, मतलब अगर किस अब ये जिस प्रीवियस ईयर में रियलाइज होता है, ठीक है, अनरियलाइज रेंट या फिर एरियर रेंट रिकवर हो जाता है, तो रिसीव होने वाले प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद। ये टैक्स तभी भी लगेगा जब एसएससी जो होता है उस हाउस प्रॉपर्टी का, उस रिस्पेक्टिव हाउस प्रॉपर्टी का ओनर अब नहीं रहा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं सेक्शन 80 के बारे में अपनी चर्चा, ठीक है, सेक्शन 80 के बारे में अपनी चर्चा। तो ये आता है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अगर कुछ कंडीशन को पूरा करेगा तो इंडिविजुअल को 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पर। इंडिविजुअल को 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा अगर कुछ कंडीशन को पूरा करेगा तो। अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये कंडीशन क्या क्या है, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या क्या है, तो घर खरीदने के लिए यानी कि हाउस खरीदने के लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो, पहली बात तो हो ये बात आती है कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो, ठीक है। अब लोन का सैंक्शन जो होता है, ये जो लोन लिया है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसका जो सैंक्शन होता है वो 1 अप्रैल 2016 से लेकर 1/4/16 से लेकर, ठीक है, आपका 31/3/2070 तक में होना चाहिए, मतलब इस बीच में होना चाहिए। तो पहले तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने क्यों लोन लिया है, हाउस खरीदने के लिए। दूसरा जो होता है आपका लोन का सैंक्शन डेट जो होता है वो 1 4 2016 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच होना चाहिए। अब जहाँ तक बात करते हैं कि लोन जिस दिन सैंक्शन हुआ है, जिस दिन भी इसमें लोन सैंक्शन हुआ है उस दिन उस इंडिविजुअल के पास दूसरा घर नहीं होना चाहिए, कोई अदर हाउस प्रॉपर्टी, अदर हाउस आपके पास नहीं होना चाहिए, नो अदर हाउस। जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ है उस दिन आपके पास दूसरा घर नहीं होना चाहिए। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपका हाउस प्रॉपर्टी का जो हाउस खरीदता है उसके परचेज प्राइस के बारे में, परचेज प्राइस जो होगा हाउस प्रॉपर्टी जो खरीदा है उसका मैक्सिमम 50 लाख जो होता है वो मैक्सिमम आपका हाउस प्रॉपर्टी का परचेज प्राइस होना चाहिए। और लोन का अमाउंट जो होता है, लोन जो होता है वो आपका मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 35 लाख होना चाहिए, 35 लाख होना चाहिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको 50,000 तक का अप टू 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपका एक और सेक्शन होता है जहाँ पर इस ब्याज का डिडक्शन मिलता है, सेक्शन 24 सबसेक्शन बी, सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। तो इसमें जो होता है वो 2 लाख तक का आपको डिडक्शन मिलता है। तो पहले इस डिडक्शन को क्लेम करना है, ठीक है, स्टेप 1 इस डिडक्शन को क्लेम करना है, उसके बाद जो होता है इस डिडक्शन को क्लेम करना है। तो 80 वाले डिडक्शन को, तो 80 वाले में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहिए हाउस खरीदने के लिए 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में आपके हाउसिंग लोन का सैंक्शन होना चाहिए। जिस दिन सैंक्शन हुआ उस दिन एसएससी के पास, इस इंडिविजुअल के पास दूसरा कोई घर नहीं होना चाहिए, परचेज प्राइस मैक्सिमम 50 लाख और लोन का अमाउंट मैक्सिमम 35 लाख हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन को पूरा कर दिया तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, 50,000 तक का इंडिविजुअल को डिडक्शन मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 80 के रिस्पेक्ट में अपनी कहानी, 80 के रिस्पेक्ट में अपनी कहानी। अगर कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉई है, ठीक है, जो कि एचआरए रिसीव नहीं करता है, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव नहीं करता है, और ना ड्यूटी प्लेस पर उसके, मतलब पहली बात तो ये है कोई इंडिविजुअल है, अब इंडिविजुअल एम्प्लॉई है, ये कौन है, एम्प्लॉई है। अब ये बेचारा क्या करता है, एचआरए रिसीव नहीं करता है, या फिर ड्यूटी प्लेस पर इसके खुद के नाम यानी कि हिमसेल्फ, स्पाउस या फिर चिल्ड्रेन, एचएससी मैं बोलता हूँ इसको हमेशा, खुद के नाम यानी कि हिमसेल्फ, एसएससी हिमसेल्फ या फिर उसके स्पाउस या फिर उसके चिल्ड्रन के नाम पर कोई अपना घर नहीं है, ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी का किराया पेमेंट करने पर उसको डिडक्शन मिलेगा। अब कितना डिडक्शन मिलेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो डिडक्शन मिलेगा 5,000 पर मंथ, 5,000 हर महीने के हिसाब से, या फिर 25% ऑफ टोटल इनकम, 25% ऑफ टोटल इनकम, ये वाले डिडक्शन से पहले 25% ऑफ टोटल इनकम। उसके बाद रेंट पेड, जो भी रेंट आपने पे किया है, माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, ये वाले डिडक्शन से पहले, ठीक है, 80 वाले डिडक्शन से पहले, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये जो डिडक्शन मिलेगा
इनमें से भी जो लोअर रहेगा उतना का अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले सेक्शन के रिस्पेक्ट में 80 JJAA। 80 JJAA लास्ट ईयर में इसका भी अमेंडमेंट आया था, लेकिन वापस से इसमें अमेंडमेंट किया गया जैसे मानो सरकार एक्सपेरिमेंट कर रही हो। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ, जो न्यू एम्प्लॉय जो होता है उसका एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में डिडक्शन मिलता है। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था JJAA, इसको हमने याद किया था जग में आया न्यू वर्कर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब रिप्लेस कर दिया गया है वर्ड, अब वर्कर नहीं है, न्यू एम्प्लॉय वर्ड है। अब यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय वर्ड है। यहाँ पर हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। हर एक टाइप के एसएससी को, ऑल एसएससी को, चाहे कॉरपोरेट हो या फिर अदर एसएससी हो, जिसको 44A भी अप्लाई होता है, यानी कि जिसका टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट जो होता है एक्सीड किया था 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ एक्सीड किया था प्रीवियस ईयर में, 44A भी जिसको अप्लाई होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रुपीज़ 1 करोड़ जो होता है इनका ग्रॉस रिसीट या फिर टर्नओवर एक्सीड करता है, 1 करोड़ से एक्सीड करता है, 1 CR से एक्सीड करता है। ठीक है, और ये एसएससी जो होता है वो बिजनेस करता हो, बिजनेस यानी कि प्रोफेशन वालों को नहीं। तो एलिजिबल एसएससी कौन हुआ? कोई भी एसएससी जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड करता है और वो बिजनेस करता है, ना कि प्रोफेशन, उसको डिडक्शन मिलेगा नए एम्प्लॉय को अपॉइंट करने पर। अब जहाँ तक बात करते हैं कितना कितना डिडक्शन मिलेगा 80 JJAA के तहत, कितना डिडक्शन मिलेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कितना डिडक्शन मिलेगा 80 JJAA के तहत? 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। अब ये एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, अब ये एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होता है क्या है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, इसका मतलब होता है टोटल इमोलूमेंट्स, ठीक है, जो कि पेड या पेबल होता है एडिशनल एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, मतलब इमोलूमेंट्स, टोटल इमोलूमेंट्स यानी कि टोटल वेतन वगैरह सब, ठीक है, जो एडिशनल एम्प्लॉय को प्रीवियस ईयर में पे किया जाता है तो उसको एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट बोलेंगे। प्रीवियस ईयर में जितना वेतन पे करते हो आप एडिशनल एम्प्लॉय को, उसको एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कहा जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होता है, ठीक है, अब यहाँ पर एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर है, एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर क्या करती है, अगर मान लो कि इमोलूमेंट्स का पे करती है एम्प्लॉय को, जो नए एम्प्लॉय होते हैं उसको पेमेंट करती है, तो उस सिचुएशन में जो आप बैंकिंग चैनल से पे करते हो, बैंकिंग चैनल से, उसी को कंसिडर किया जाएगा, उसी को माना जाएगा कि आपने इमोलूमेंट्स पे किया है। ठीक है, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एग्जिस्टिंग बिजनेस के केस में। लेकिन अगर नया बिजनेस केस है, न्यू बिजनेस है, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर में ही बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है या तभी न्यू बिजनेस हुआ, तो उस सिचुएशन में जो ये एडिशनल को एम्प्लॉय को पे कर रही है वो कैसे भी पे कर सकती है, कैश या अदरवाइज भी पे किया जा सकता है। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब मैंने आपको क्या बोला कि जो इमोलूमेंट्स पे किया जाता है, तो जो वेतन पे किया जाता है, तो ठीक है, जो इमोलूमेंट्स पे किया जाता है, तो अब ये इमोलूमेंट्स का मतलब क्या होता है? इमोलूमेंट्स का मतलब होता है कोई भी सम पेड या पेबल होता है एम्प्लॉय को वो, लेकिन इसमें नॉन मॉनेटरी परक्विजिट इंक्लूड नहीं होगा। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट जो होता है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं तो पहली बात इमोलूमेंट्स में क्या बोला गया कि नॉन मॉनेटरी परक्विजिट जो होता है वो आपका नहीं आएगा। दूसरी बात क्या बोली गई? दूसरी बात बोली गई कि अगर मान लो यहाँ पर जो भी आपको इमोलूमेंट्स के नाम पर जो आपको सम मिलता है, ठीक है, ऐसा सम मिलता है जो कि होली और पार्टली एग्जेम्प्टेड है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, जो आप पेमेंट कर रहे हो जो कि होली और पार्टली एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, टैक्स नहीं लगने वाला है किसी के रिस्पेक्ट से उस अमाउंट पर, ठीक है, तो उसको ग्रॉस बेसिस पर लेना है, ग्रॉस बेसिस पर लेना है, ना कि नेट ऑफ करना है, ना कि आपको नेट ऑफ करना है। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि इमोलूमेंट्स में नॉन मॉनेटरी परक्विजिट इंक्लूड नहीं होता है, और अगर सम जो रिसीव होगा, सम पेड और पेबल टू एम्प्लॉय, ठीक है, सम पेड और पेबल टू एम्प्लॉय को इमोलूमेंट्स बोला जाता है एक्सेप्ट नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। अगर मान लो कि ये जो आपका सम पेबल जो होता है या पेड जो होता है जो कि आपका होली और पार्टली एग्जेम्प्टेड है, तो भी आपको ग्रॉस बेसिस पर लेना है, ना कि नेट करना है।
अब यहाँ पर बात करते हैं कि इमोलुमेंट्स में नॉन मॉनेटरी परक्विजिट इंक्लूड नहीं होता है। ये तो आपने देख लिया, कुछ बातें और ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंक्लूड नहीं होती है। तो पहली बात हमने जानी कि नॉन मॉनेटरी परक्विजिट इंक्लूड नहीं होता इमोलुमेंट्स में। उसके अलावा क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, जो आपका एम्प्लॉयर आपको कंट्रीब्यूशन देता है वो भी आपका इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर एम्प्लॉयर जो होता है वो आपका पेंशन फंड, ठीक है, या फिर प्रोविडेंट फंड या फिर अदर बेनिफिट दे तो एम्प्लॉयर एनी समय सम पेड और पेबल होता है, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो होता है वो इंक्लूड नहीं होगा। दूसरी बात कि टर्मिनेशन के टाइम पर जो कुछ भी पे करता है, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, वीआरएस, ये सारी चीज़ें तो टर्मिनेशन के टाइम पर। तो तीन बातें कुल मिला के इमोलुमेंट्स में नहीं होती है। इमोलुमेंट्स में कोई भी एनी सम पेड और पेबल होता है, इमोलुमेंट्स एनी सम पेड और पेबल टू न्यू एम्प्लॉय वो इमोलुमेंट्स होता है, लेकिन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट नहीं होता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड वगैरह के रिस्पेक्ट में या पेंशन फंड के रिस्पेक्ट में वो नहीं होता है। और टर्मिनेशन के टाइम पर जो पैसा दिया गया वो नहीं होता है। टर्मिनेशन के टाइम पर ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट बोलकर कुछ भी बोलकर दिया जाए तो वो इंक्लूड नहीं होता है। तो मैंने अब तक आपको क्या क्या बताई, पूरी बात मैं आपको वापस से बताता हूँ। सारे एसएससी को, जो कि कॉर्पोरेट हो या फिर अदरवाइज कोई भी एसएससी हो जिसका 44 AB के तहत ऑडिट होता है या हुआ था प्रीवियस ईयर में, यानी कि टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ से एक्सीड करता है और वो एसएससी बिजनेस करता है ना कि प्रोफेशन, तो उस सिचुएशन में आपको 80 JJAA के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अब एलिजिबल हो जाओगे तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? 30% डिडक्शन मिलेगा। 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मिलेगा। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट किसको कहा जाता है? तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब होता है जो कुछ भी आपका इमोलुमेंट्स पेड और पेबल होता है, इमोलुमेंट्स पेड और पेबल टू एम्प्लॉय होता है, वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें नॉन मॉनेटरी परक्विजिट नहीं होता है। कोई अगर एग्जेम्प्टेड वगैरह है तो उसको ग्रॉस बेसिस पर लेना है। ठीक है, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और टर्मिनेशन के टाइम पर देने वाला बेनिफिट जो होता है वो इमोलुमेंट्स में नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया इमोलुमेंट्स के बारे में, ई के बारे में, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, ई फॉर एम्प्लॉय कॉस्ट, और ई फॉर हम लोगों ने एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब देखा इमोलुमेंट्स, एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब हम लोगों ने क्या देखा? इमोलुमेंट्स। अब हमारी चर्चा आएगी इस एडिशनल के रिस्पेक्ट में, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। तो एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब हम लोगों ने देखा इमोलुमेंट्स। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जो आपका एडिशनल एम्प्लॉय होगा उसके रिस्पेक्ट में कहानी देखते हैं कि एडिशनल एम्प्लॉय किसको कहा जाएगा। एडिशनल एम्प्लॉय किसको कहा जाएगा, थोड़ा ध्यान से सुनो, ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो आपको मतलब कंफ्यूज करेगी, वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जो 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का डिडक्शन जो होता है वो आपका 3 असेसमेंट ईयर में, ठीक है, वो स्प्रेड होता है। रिडक्शन 3 ईयर में स्प्रेड होता है। पहला, जो जिस प्रीवियस ईयर में आपने ये कॉस्ट पेमेंट किया, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट पेमेंट किया, उसके रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर में, उसके बाद अगले और उसके बाद अगले, यानी कि 3 असेसमेंट ईयर में, इंक्लूडिंग असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड, यानी कि डिडक्शन जो होता है वो 3 साल में स्प्रेड होगा, डिडक्शन 3 साल में स्प्रेड होगा। अब यहाँ पर एडिशनल के रिस्पेक्ट में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, एडिशनल एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में चर्चा करते हैं। एडिशनल एम्प्लॉय किसको बोला जाता है? एडिशनल एम्प्लॉय किसको बोला जाता है? तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने इमोलुमेंट्स की पूरी चर्चा कर ली, वापस से मैं आपको इमोलुमेंट्स के बारे में बताऊंगा। पहले हम लोग एडिशनल एम्प्लॉय की चर्चा करते हैं। आखिर ये एडिशनल एम्प्लॉय क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर बेसिक कंडीशन होता है, बेसिक। दूसरा आएगा आपका एडिशनल कंडीशन। एक आता है आपका बेसिक कंडीशन, दूसरा आता है आपका एडिशनल कंडीशन। ये जो प्रीवियस ईयर है आपका, जिस प्रीवियस ईयर में आप नए एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट कर रहे हो, उस प्रीवियस ईयर के एंड को जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे, ठीक है, उससे जितना एक्सीड करेगा, इस प्रीवियस ईयर को जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे, ठीक है। अब जहां तक बात करते हैं कि जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे का मतलब क्या हुआ, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय था उसका मतलब क्या हो गया। अगर मान लो कि आपके पास 50 एम्प्लॉय थे, ठीक है, बिगनिंग में 50 एम्प्लॉय थे, 15 एम्प्लॉय आपने अपॉइंट किया और 10 एम्प्लॉय आपके निकल गए, ठीक है, इस प्रीवियस ईयर में,
तो आपके ये 15 के 15 जो नए वाले थे, नए वाले 15 के 15 थे वो रह गए, लेकिन पुराने वाले में से इस 50 में से 10 निकल गए, उसके बावजूद भी आपका एडिशनल एम्प्लॉई जो होता है, एडिशनल एम्प्लॉई 5 ही माना जाएगा। मतलब जितने आए और जितने गए, ठीक है, तो एडिशनल 5 ही माना जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपका एडिशनल 5 ही माना जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा कुछ होता कि यहाँ पर 10 एम्प्लॉई जो होते हैं वो आए और 15 चले गए, 10 एम्प्लॉय आए और 15 चले गए, यानी कि एडिशनल एम्प्लॉय यहाँ पर आप कितना मानते हैं, नील मानते हैं, क्योंकि माइनस में मान नहीं सकते हो तो यहाँ पर नील मानते हैं। तो इस तरीके से ये बेसिक कंडीशन होता है। अब जहाँ तक बात करते हैं एडिशनल कंडीशन क्या होता है, ये तो आपका सबसे पहला क्राइटेरिया हम लोगों ने देख लिया कि आपका न्यू एम्प्लॉय को कैसे, जो एडिशनल एम्प्लॉय होते हैं उसको कैसे आप फाइंड आउट करोगे। अब जहाँ तक बात करते हैं कि इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, एडिशनल कंडीशन बेसिक देखने के बाद नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पर इसमें इंक्लूड नहीं होगा जिसका टोटल इमोल्यूमेंट्स जो होता है, जिसका टोटल इमोल्यूमेंट जो होता है वो 25,000 पर मंथ से ज़्यादा है, ठीक है, 25,000 पर मंथ से ज़्यादा है, वो एडिशनल एम्प्लॉय जो होते हैं वो यहाँ पर काउंट नहीं किए जाएंगे, वो एडिशनल एम्प्लॉय यहाँ पर काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये आती है। अब जहाँ तक बात करते हैं जो एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट में इमोल्यूमेंट्स जो होता है, टोटल इमोल्यूमेंट्स अगर गवर्नमेंट पे कर देती है तो, ठीक है, तो इमोल्यूमेंट्स पेड बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अगर पे कर देती है टोटल इमोल्यूमेंट्स तो फिर वो एम्प्लॉय भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, जिसका 25,000 पर मंथ से ज़्यादा है इमोल्यूमेंट्स, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि अगर अगर एम्प्लॉय जो होता है उसने एम्प्लॉयड किया है, ठीक है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर के लिए, ठीक है, किस लिए एम्प्लॉय किया है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर के लिए। अब प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर में दो चीज़ें आती है, एक आता है आपका अपैरेल, परिधान चीज़ें, पहनने की चीज़ें, ठीक है, और दूसरा आता है अदर। तो दूसरा कंडीशन आता है अदर, अपैरल कंडीशन एक आता है और दूसरा कंडीशन आता है अदर। तो उस सिचुएशन में अगर प्रीवियस ईयर में लेस देन 150 दिन के लिए अपॉइंट किया गया है, प्रीवियस ईयर में यहाँ पर लेस देन 150 डेज के लिए, ठीक है, लेस देन 150 डेज के लिए आपने अपॉइंट किया है, तो उस परिस्थिति में उसको यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। अदर केस में लेस देन 240 डेज के लिए, पहले सबके केस में 300 दिन था, लेकिन यहाँ पर अब 150 दिन और 240 दिन कर दिया गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में लेस देन 150 डेज या फिर 250 डेज के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या बोला, सारी बातें मैं आपको वापस से बताता हूँ। एडिशनल एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में, एडिशनल एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में सबसे पहले मैंने आपको बोला जो प्रीवियस ईयर में बेसिक कंडीशन, मैंने आपको क्या बोला, बेसिक कंडीशन बोला कि प्रीवियस ईयर में मान लो 50 थे, इसमें 12 आए और 10 गए, तो यहाँ पर एडिशनल एम्प्लॉय कितने माने जाएंगे, एडिशनल एम्प्लॉय सिर्फ 2 माने जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर एंड के दिन को देखा जाएगा कि एग्जैक्टली जो होते हैं वो कितने एडिशनल हुए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि नॉट कंसिडर्ड एज एडिशनल एम्प्लॉय, किस किस केस में हम लोग एडिशनल एम्प्लॉय बोलकर कंसिडर नहीं करेंगे। तो पहला केस, अगर उसका इमोल्यूमेंट जो होता है वो 25,000 पर मंथ से ज़्यादा रहेगा, प्लस रहेगा, 25,000 पर मंथ से ज़्यादा रहेगा। दूसरा हम लोगों ने देखा कि अगर इमोल्यूमेंट्स पेड बाय गवर्नमेंट, अगर सरकार उसको इसका इमोल्यूमेंट्स पे कर देती है। तीसरा हम लोगों ने देखा टाइम पीरियड के हिसाब से, पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें हम लोगों ने देखा कि दो चीज़ें आती हैं। अगर मान लो कि कंपनी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर में इंगेज्ड है, ठीक है, बिजनेस कर रही है, तो उस सिचुएशन में अगर अपैरल बना रही है, ठीक है, परिधान यानी कि पहनने की चीज़ें, तो लेस देन 150 डेज के लिए किसी को नौकरी पर रखा था, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अदर केस में लेस देन 240 डेज के लिए किसी को काम पे रखा था, ठीक है, तो वो नहीं माना जाएगा, वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पर चौथी चीज़ होती है, ये फर्स्ट देखा हम लोगों ने, ये नहीं आएगा, सेकंड ये नहीं आएगा, थर्ड ड्यूरेशन के बेसिस पर, और फोर्थ हम लोग देखते हैं यहाँ पर। फोर्थ क्या बोलता है कि एम्प्लॉय को जो एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, नॉट पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, वो आपका एडिशनल एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा, एडिशनल एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें हम लोगों ने देखी।
ये बातें हम लोगों ने देखी। तो यहाँ पर जो जो बातें मैंने आपको बताई है मैं आपको फिर से रिवाइज करवाता हूँ। सारे एसएससी के केस में कॉर्पोरेट हो या नॉन कॉर्पोरेट जिसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ से एक्सीड करता है प्रीवियस ईयर में और वो एसएससी बिजनेस करता है तो उसको डिडक्शन मिलेगा। 115 जेजेएए बोलता है कि 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट का उसको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन 3 सालों में स्प्रेड होगा, मतलब 3 असेसमेंट ईयर तक आपको स्प्रेड किया जाएगा। अब हम लोगों ने एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट के रिस्पेक्ट में चर्चा की थी कि एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट का मतलब होता है जो भी इमोलूमेंट्स आप पेड करते हो, पेड या पेबल टू एडिशनल एम्प्लॉई, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एडिशनल एम्प्लॉई को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पे किया जाता है। इमोलूमेंट्स में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी सम इंक्लूड होता है लेकिन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट इंक्लूड नहीं होगा, इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं होगा, टर्मिनेशन के टाइम पर जो बेनिफिट दे रहा है वो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंक्लूड होगी। एडिशनल एम्प्लॉई के बारे में उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की। बेसिक कंडीशन जो देखा हम लोगों ने ये प्रीवियस ईयर वाला, उसके बाद एडिशनल कंडीशन, एडिशनल चीज़ें हम लोगों ने देखी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉट ट्रीटेड एज एडिशनल एम्प्लॉई। अगर 25,000 पर मंथ से ज़्यादा उसका इमोलूमेंट्स है या फिर सरकारी इमोलूमेंट्स पे कर दे रही है, या फिर अपैरल के केस में जो आपका ड्यूरेशन है प्रीवियस ईयर में काम करने का एम्प्लॉई का वो लेस दैन 150 डेज है और अदर के केस में लेस दैन 240 डेज है, और नॉट पार्टिसिपेटिंग इन आरपीएफ यानी कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का मामला है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। एडिशनल एम्प्लॉई बोलकर उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। बाकी सबको एडिशनल एम्प्लॉई बोलकर जो है वो डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा, तो 30% का डिडक्शन मिलेगा एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट का। एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट का, तो एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट का मतलब हम लोगों ने देख लिया, एडिशनल एम्प्लॉई का भी मतलब हम लोगों ने देख लिया। अब जहाँ तक बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर नया बिजनेस है, न्यू बिजनेस है, तो उस सिचुएशन में जो ये डिडक्शन मिलेगा वो दो लोगों को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है कि या तो बिजनेस न्यू रहेगा या फिर आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग रहेगा। अब अगर आपका बिजनेस अगर न्यू रहेगा तो जिस प्रीवियस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, जो बिजनेस जिस प्रीवियस में इस्टेब्लिश हुआ है और एम्प्लॉयमेंट दिया है, इस्टेब्लिश प्लस एम्प्लॉयमेंट दिया है, ये थ्योरेटिकल बातें, बस कॉमन सेंस की बातें हैं, और हर एक उस प्रीवियस ईयर में जिसमें एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो मतलब जिस निर्माण हुआ है जो उस प्रीवियस ईयर में, और हर प्रीवियस ईयर में जब जब एम्प्लॉयमेंट दोगे, एग्जिस्टिंग बिजनेस के केस में जब जब आप एम्प्लॉयमेंट दोगे तब तब आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये एकदम कॉमन सेंस की बात है, ये आपका लॉजिकल बात ही नहीं है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आपको डिडक्शन 80 JJA का नहीं मिलेगा। अगर मान लो कि आपका जो ये वाला बिजनेस है वो अगर किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस का स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन से बना है, स्प्लिटिंग अप या फिर रिकंस्ट्रक्शन से बना है तो नहीं मिलेगा। दूसरी बात जहाँ तक आती है कि अगर मान लो कि आपका, अगर मान लो बिजनेस एक्वायर किया गया है, ट्रांसफ़र या फिर बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन से एक्वायर, बिजनेस अगर एक्वायर किया गया है, ये वाला बिजनेस जो होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप 80 JJA क्लेम करना चाहते हो, वो आपका एक्वायर किया गया है ट्रांसफ़र या फिर रीऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन करके भी नहीं बना होना चाहिए, और मतलब सेम आदमी जो होता है स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन करके नया बिजनेस बना रहा है, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में नए एम्प्लॉई अपॉइंट कर रहा है और बोल रहा है कि मेरे को 80 JJA का डिडक्शन मिलना चाहिए। दूसरा बोलता है सेम एम्प्लॉई लोग भले ही हो सकता है कंटिन्यू करे, उसका भी न्यू एम्प्लॉई नाम दे दे क्योंकि कंपनी का नया नाम दे दिया। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि सेम आपका एक्वायर किया गया है, ठीक है, लेकिन एक्वायर किया गया है ट्रांसफ़र करवा के, एग्जिस्टिंग बिजनेस का ट्रांसफ़र करवा के या रीऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, अदर पर्सन ने एक्वायर किया है। तो मैंने जो बातें बोली अब मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ। सारे एसएससी को कॉर्पोरेट हो या नॉन कॉर्पोरेट जिसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ से एक्सीड करता है, ठीक है, तो और वो बिजनेस करता है ना कि प्रोफेशन, तो डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा, तो डिडक्शन मिलेगा 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट। कब तक डिडक्शन मिलेगा, ड्यूरेशन 3 असेसमेंट ईयर तक स्प्रेड होगा। उसके बाद बिजनेस अगर न्यू बिजनेस होगा तो जिसमें स्टेब्लिश हुआ है और साथ में आपने अपॉइंट किया है, या फिर हर एक उस प्रीवियस ईयर में आगे चल के मिलेगा जिसमें एम्प्लॉयमेंट दिया है। एग्जिस्टिंग के बिजनेस के केस में जब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हो तब मिलेगा। उसके बाद एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट का मतलब हम लोगों ने देखा, एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट जिसका 30% आपको डिडक्शन मिलता है, तो एम्प्लॉई कॉस्ट का मतलब हम लोगों ने देखा जो एडिशनल एम्प्लॉई लोगों को आप पेमेंट देते हो, इमोलूमेंट्स पेमेंट देते हो, पेड या पेबल, ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट इंक्लूड नहीं होगा, पेंशन फंड या फिर अदरवाइज कोई एम्प्लॉयर बेनिफिट मिलता है या फिर टर्मिनेशन के टाइम का जो बेनिफिट मिलता है वो सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी।
उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इम्प्लॉई के रिस्पेक्ट में बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि वो इम्प्लॉई लोग एडिशनल इम्प्लॉई नहीं कहलाएंगे जिसका टोटल इमोल्यूमेंट्स 25,000 पर मंथ से ज़्यादा होता है, या फिर जिसका इमोल्यूमेंट्स भारत सरकार पे कर देती है, या फिर जिसका जिसका एम्प्लॉयमेंट जो होता है अपैरल के केस में लेस दैन 150 दिन था प्रीवियस ईयर में, और अदर के केस में लेस दैन 240 था प्रीवियस ईयर में। उसके बाद जो इम्प्लॉय रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो लोग इंक्लूड नहीं होगा। इस तरह से हम लोगों ने सारी कहानी देखी। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने देखा कि अगर मान लो कि बिजनेस आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस का स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन का केस है, या फिर बिजनेस एक्वायर किया गया है ट्रांसफर या बिजनेस के रीऑर्गेनाइजेशन से, तो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 80JJAA की पूरी कहानी हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट की। आगे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स का फास्ट ट्रैक अमेंडमेंट्स, जिसमें हम लोग असेसमेंट प्रोसीजर के रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट्स जो आया है उसके बारे में अपनी चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में 4 छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है और एक आपका थोड़ा सा बड़ा अमेंडमेंट है 153 सेक्शन। यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ पर टाइम लिमिट के बारे में बताया गया है। असेसमेंट या री असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट के बारे में बताया जाता है। तो हम लोग चलिए बात करते हैं सबसे पहले अमेंडमेंट के बारे में। जैसा कि आपको पता है फर्म और कंपनी को हर हाल में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ऐसा सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 बोलता है। लेकिन अदर देन फर्म एंड कंपनी के केस में हम लोग चर्चा करते हैं। अदर देन फर्म एंड कंपनी के केस में रिटर्न फाइल करने का क्राइटेरिया। इससे पहले मैं आपको याद दिला देना चाहूँ कि आपका एक सेक्शन होता है सेक्शन 10 का 38 या फिर 111A। अगर साथ में हम लोग दोनों को पढ़ते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि अगर मान लो इक्विटी शेयर है या फिर यूनिट है, यूनिट किस चीज़ का, या तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट, ठीक है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट या फिर बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट, इसका ट्रांसफर किया जाता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, और इस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड होता है। ट्रांसफर करते के वक्त में इस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड होता है। तो ऐसी परिस्थिति में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो 10 के 38 में एग्जेम्प्टेड होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 के 38 में एग्जेम्प्टेड होता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 111A के तहत लोअर रेट से यानी कि 15% से टैक्सेबल होता है। अब ये सेक्शन 10 के सबसेक्शन 38 के बारे में मैंने आपको याद दिलाया। इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अमेंडमेंट है। यहाँ पर बोला गया है कि अदर दैन फर्म एंड कंपनी का अगर सवाल है तो उसका इनकम, ठीक है, यानी कि उसका ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, यहाँ पर पहले लिखा हुआ था चैप्टर 6A के डिडक्शन से पहले, लेकिन यहाँ पर अब बताया गया है कि 1038 के एग्जम्पशन से पहले अगर एक्सीड करता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, बेसिक अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से, तो ऐसी परिस्थिति में अदर दैन फर्म एंड कंपनी जो एसएससी होगी उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1038 आपका डाला गया है, 10 सबसेक्शन 38, ठीक है, ये आपका डाला गया है। तो ये क्या बताता है, तो ये बताता है आपको कि इक्विटी शेयर हो या फिर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हो, अगर उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। तो ये वाले एग्जम्पशन से पहले ग्रॉस टोटल इनकम और चैप्टर 6A के डिडक्शन से पहले ग्रॉस टोटल इनकम देखना है। अब हम लोग अगले अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में चर्चा करते हैं। अगला अमेंडमेंट है बिलेटेड रिटर्न के रिस्पेक्ट में। बिलेटेड रिटर्न, ठीक है, अगर मान लो कि विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप लेट से भी रिटर्न फाइल करते हो, ठीक है, कर सकते हो। उसके बारे में बताता है बिलेटेड आपका रिटर्न। पहले यहाँ पर क्या बताया गया था, पहले बताया गया था कि आप बिलेटेड रिटर्न जो है वो रिलीवेंट असेसमेंट ईयर के एंड, ठीक है, से 1 साल के अंदर में 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलीवेंट असेसमेंट ईयर, या फिर बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले, विच एवर इज अर्लियर जो है वो आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आपने टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो बिलेटेड रिटर्न। यहाँ पर अब अमेंडमेंट आया है, यहाँ पर बोला गया है कि आप रिलीवेंट असेसमेंट ईयर के एंड या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट या री असेसमेंट, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, तक ही आप बिलेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हो। छोटा सा अमेंडमेंट है।
मतलब बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट है, लेकिन पढ़ने में छोटा सा ही अमेंडमेंट है। अब हम लोग जहाँ तक बात करते हैं रिवाइज रिटर्न के बारे में अपनी चर्चा, रिवाइज रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में बताया गया है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में बताया गया है आपका 139 सबसेक्शन 1 का जो रिटर्न है वो रिटर्न, या फिर लॉस का जो रिटर्न होता है 139 सबसेक्शन 3 में, या फिर अब यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ दिया गया है 139 सबसेक्शन 4, यानी कि ये वाला बिलेटेड रिटर्न। पहले केवल इसको और इसको रिवाइज किया जा सकता था, अब यहाँ पर नया नया आपका 139 सबसेक्शन 4 यानी कि बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज किया जा सकता है। अब रिवीजन क्यों करते हैं? अगर मान लो कि कोई भी पर्सन, अगर मान लो कि रिटर्न फाइल किया है 139 सबसेक्शन 1 में या फिर 139 सबसेक्शन 3 में, और ये नया वाला 139 सबसेक्शन 4 में यानी कि बिलेटेड फाइल किया है, और उसको पता चलता है कि उसके रिटर्न में कुछ ओमिशन है या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट उसने फाइल कर दिया है गलती से, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा? उस सिचुएशन में वो रिवाइज कर सकता है अपने उस रिटर्न को जिसको उसने ओरिजिनली फाइल किया था। अब रिवाइज करने का टाइम लिमिट क्या है? ठीक है, यहाँ पर टाइम लिमिट वही है, सेम रिलीवेंट असेसमेंट ईयर के एंड के एक साल पहले एक साल तक। ठीक है, यानी कि 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलीवेंट असेसमेंट ईयर, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलीवेंट असेसमेंट ईयर, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पर नया एक ही पॉइंट डाला गया है, ये बिलेटेड रिटर्न को भी अब आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, फाइनेंस एक्ट 2016 से। अब जहाँ तक बात करते हैं कि इसमें रिवाइज रिटर्न के रिस्पेक्ट में, रिवाइज रिटर्न जो होता है वो ओरिजिनल रिटर्न का सब्स्टिट्यूट माना जाता है, और 142 सबसेक्शन 1 के नोटिस के तहत अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो उसको रिवाइज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग रीजन टू बिलीव के बारे में बात करते हैं सेक्शन 147 के रिस्पेक्ट में। सेक्शन 147 क्या बोलता है? आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के बारे में पूरी कहानी आपके 147 में बताई गई है। सेक्शन 147 बोलता है आपका इनकम स्केपिंग असेसमेंट के रिस्पेक्ट में, ये अगर असेसिंग ऑफिसर को रीज़न टू बिलीव होता है, क्या होता है? रीज़न टू बिलीव होता है कि जो किसी स्पेसिफाइड असेसमेंट ईयर का, ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा 4 साल, 6 साल और 16 साल, ठीक है, ये आपका नोटिस देने का क्राइटेरिया होता है। 147 के रिस्पेक्ट में जो नोटिस देते हो उसका एक 4 साल, 16 साल और 6 साल वाला लिमिट होता है। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने बोला स्पेसिफाइड असेसमेंट ईयर। तो अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है, मतलब असेसिंग ऑफिसर के पास रीज़न टू बिलीव होता है कि किसी स्पेसिफाइड असेसमेंट ईयर में, ठीक है, स्पेसिफाइड असेसमेंट ईयर में इनकम को स्केप किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में वो स्केपिंग असेसमेंट करने के लिए 148 के तहत नोटिस दे सकता है। अब रीज़न टू बिलीव में हम लोगों ने दो एस्पेक्ट देखे थे। एक कुछ जनरल बातें कि रीज़न टू बिलीव आखिर किसको बोलते हैं, कुछ जनरल बातें। उसके बाद जो है स्पेसिफिकली आपके प्रोविज़न में बोल दिया गया है स्पेसिफिक। तो आपका जनरल बातें में हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को रीज़न टू बिलीव माना जाता है। लॉ में अगर रिट्रोस्पेक्टिव डेट से अमेंडमेंट होता है तो उसको भी रीज़न टू बिलीव माना जाता है। अगर इनकम अंडर एस्टिमेट करने का सबूत है तो उसको भी आप रीज़न टू बिलीव मानते हो। और रीज़न टू बिलीव में एक खासियत होती है कि मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि दो व्यू पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ जनरल कंसेप्ट देखे थे। अब स्पेसिफिक बातें में करीब 4-5 जो होते हैं वो पॉइंट आपके लॉ में ही बता दिया गया है, प्रोविज़न में ही बताया गया था कि इसी सिचुएशन को रीज़न टू बिलीव बोलते हैं। और 2 पॉइंट जो होता है वो 2 एस्पेक्ट और भी डाले गए, ये अमेंडमेंट करके डाले गए। ये अमेंडमेंट का जो एस्पेक्ट होता है वो 133C के संदर्भ में होता है। ठीक है, 133C के संदर्भ में होता है। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ अमेंडमेंट की। अब तक मैं आपको आइडिया दे रहा था कि रीज़न टू बिलीव में कुछ तो नॉर्मल बातें होती हैं और कुछ स्पेसिफिकली बताया गया है कि ये सारी चीज़ें रीज़न टू बिलीव मानी जाएगी। अब जो स्पेसिफिकली बताया गया है प्रोविज़न में, उसमें आपका अमेंडमेंट हुआ है। अब स्पेसिफिकली बताया गया है 133C के रिस्पेक्ट में, ये क्या बोलता है? 133C क्या बोलता है कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटी होता है, प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी होता है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी जैसा कि आपको पता है सेक्शन 116 में डिफाइंड किया गया है। ठीक है, अगर ये प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी को किसी इंक्वायरी
या फिर प्रोसीडिंग करने के लिए, ठीक है, अगर इसको पता चलता है कि भाई किसी पर्सन के पास कोई इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स है तो नोटिस देकर वो इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है। प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी, अब प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स नोटिस देकर अगर मंगवाएगा तो उसके आधार पर कोई ना कोई कंक्लूजन लेगा, कोई ना कोई कंक्लूजन लेगा। तो 133 सी का सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट के आधार पर कंक्लूजन लेगा। अब 133 सी का सबसेक्शन 2, इसमें जो इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट मिलता है, ठीक है, नोटिस के रिस्पांस में, ये वाला जो नोटिस दिया है उसके रिस्पांस में, उसको कंसर्न अथॉरिटी को उससे पता चलता है कि आपका एसएससी जो होता है 133 सी के नोटिस के रिस्पेक्ट में जो आपका कंसर्न अथॉरिटी होता है उसको पता चलता है कि एसएससी ने इनकम को अंडर एस्टिमेट किया है या फिर लॉस का एक्सेस डिडक्शन लिया है। अंडर एस्टिमेट अगर इनकम है तो, और अगर लॉस है तो उसको क्या, लॉस को क्या किया है, ओवर स्टेट किया है, ठीक है। तो उस परिस्थिति में ये 133 सी के सबसेक्शन 2 में कंक्लूड करता है आपका स्पेसिफाइड इनकम टैक्स अथॉरिटी, या फिर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से उसका इनकम एक्सीड करता है तभी भी रिटर्न फाइल नहीं किया है, रिटर्न फाइल नहीं किया है, ठीक है, तभी भी जब आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड करता है, ये पता चलता है इनको, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी को। तो यानी कि ये दो बातें वो कंक्लूड करती है, ये दो बातें कंक्लूड करती है। तो आंख बंद करके जो यहाँ पर हमारा असेसिंग ऑफिसर था वो इन दोनों बातों को जो कंक्लूजन होता है उसको रीजन टू बिलीव मान लेगा, रीजन टू बिलीव मान सकता है और अकॉर्डिंगली 147 का स्केपिंग असेसमेंट कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं 153 के रिस्पेक्ट में टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट या रीअसेसमेंट। टाइम लिमिट, इस टाइम लिमिट के बारे में मैं आपको 2-3 बार बताऊंगा, ठीक है, आपको ध्यान से जानना है, मतलब ना केवल जानना है बल्कि आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो आपको पता है कि अपील एंड रिवीजन आपने पढ़ा होगा, कई तरह के ऑर्डर होते हैं, वो सेक्शन नंबर सब आपको याद रखना पड़ेगा। जो कमिश्नर अपील का ऑर्डर होता है 250 वाला, या ट्राइब्यूनल का ऑर्डर होता है 254 वाला, या फिर 60 वाला हाईकोर्ट का जो ऑर्डर होता है 262 वाला जो आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है, उसके बाद 263 या 264 का आपका रिवीजन होता है, कमिश्नर करता है ये रिवीजन। तो ये सारे सेक्शंस जो होते हैं वो आपको ध्यान देने पड़ेंगे। टाइम लिमिट पढ़ने से पहले आपको ये सारे सेक्शन के रिस्पेक्ट में जानना होगा, अपील एंड रिवीजन के बारे में जानना होगा, तभी आपको मामले जो हैं अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। यहाँ पर 153 का मामला अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग 153 की पूरी कहानी देखते हैं। सेक्शन 153 क्या बताता है, टाइम लिमिट असेसमेंट कंप्लीट करने का, ठीक है, टाइम लिमिट असेसमेंट कंप्लीट करने का। इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक हम लोग बांटते हैं जनरल केस और दूसरा हम लोग बांटते हैं स्पेसिफिक केस, जनरल और स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक केस को भी हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे। एक आपका होता है रिफर बैक करने का केस, रिफर बैक केस। ये सब क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले आप इतना ही ध्यान रखो कि एक रिफर बैक करने का केस होता है और दूसरा डायरेक्शन इफेक्ट देने का केस, इफेक्ट डायरेक्शन इफेक्ट देने का मामला। जनरल को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, जनरल को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा हो गया, एक आपका हो गया 143 सबसेक्शन 3 या फिर 144, ये आपका हो गया स्क्रूटनी असेसमेंट, ये हो गया आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और दूसरा आता है आपका 147 का मामला जो कि अभी अभी हम लोगों ने देखा, इनकम स्केपिंग असेसमेंट के रिस्पेक्ट में अपनी चर्चा, इनकम स्केपिंग असेसमेंट के बारे में अपनी चर्चा। अब 147 को भी हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, 147 को भी हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कैटेगरी होता है कि आपका ये 147 के अंतर्गत जो एसएससी होता है, इस पे ध्यान देना, एसएससी पे कोई भी एसएससी हो उस पर असेसमेंट या री असेसमेंट होता है। तो क्या आपका टाइम लिमिट होगा कंप्लीट करने का, असेसमेंट या री असेसमेंट को कंप्लीट करने का। लेकिन अगर मान लो कि 147 होता है फर्म पर, अब फर्म पर 147 होने के कारण, ये स्पेशल केस है, फर्म पर 147 होने के कारण फर्म का जो पार्टनर होता है उसका भी इनकम जो होता है 147 के दायरे में आ जाता है और असेसमेंट या री असेसमेंट किया जाता है। तो ये टाइम लिमिट, तो ध्यान देना हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांटे, पहले मैं आपको जनरल कैटेगरी के बारे में बताऊंगा, फिर आपको स्पेसिफिक कैटेगरी के बारे में बताऊंगा। इनसे पहले आपको जो अपील रिवीजन का जो आपका सेक्शन था वो सेक्शन के बारे में आपको आइडिया होना जरूरी है। ये 153 के टाइम लिमिट समझने का प्री कंडीशन है, ठीक है। तो अब जहाँ तक बात करते हैं जनरल केस की बात, जहाँ तक करते हैं, यहाँ पर
असेसमेंट या री असेसमेंट कंप्लीट करने का जो टाइम लिमिट होता है, ठीक है, वो रिलीवेंट असेसमेंट ईयर, जो आपका रिलीवेंट असेसमेंट ईयर होता है जिसके रिस्पेक्ट में ये सारे असेसमेंट वगैरह सब हो रहे हैं, उसके इंड के 21 महीने तक का टाइम रहता है, 21 मंथ, ठीक है, 21 मंथ तक का टाइम रहता है, 21 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलीवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं हम लोग 147 का नॉर्मल केस, और ये आपका पार्टनर का असेसमेंट हो जाता है, ये आपका हो गया स्पेशल केस, ठीक है, नॉर्मल केस हो गया, ये वाला आपका स्पेशल केस हो गया। तो 147 के रिस्पेक्ट में हम लोग जहाँ तक चर्चा करते हैं, यहाँ पर 9 महीनों का समय दिया गया है, 9 महीनों का समय दिया गया है। मतलब यहाँ पर 148 का नोटिस जिस फाइनेंशियल ईयर में इशू किया जाता था, 148 नोटिस जिस फाइनेंशियल ईयर में इशू किया गया था, उसके एंड के 9 मंथ के अंदर में, उसके एंड के 9 मंथ के अंदर में। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा, सारी बातें मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ और आपको रिवाइज करवा के भी दूंगा 2-3 बार, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा टाइम लिमिट। तो हम लोगों ने देखा जनरल केस, जनरल केस में हम लोगों ने देखा सबसे पहला मामला आता है 143 सबसेक्शन 3 या फिर 144 का मामला। दूसरा हम लोगों ने देखा 147 यानी कि इनकम स्केपिंग असेसमेंट का मामला। यहाँ पर टाइम लिमिट क्या है, यहाँ पर टाइम लिमिट है रिलीवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 21 महीनों का टाइम लिमिट है। और यहाँ पर टाइम लिमिट क्या है, 147 का, जो आप 147 का असेसमेंट या री असेसमेंट होता है, ठीक है, तो नॉर्मल केस में, ठीक है, नॉर्मल केस में एसएससी के ऊपर होता है, तो उस सिचुएशन में 148 के नोटिस देने वाले फाइनेंशियल ईयर एंड के 9 महीनों के भीतर। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर असेसमेंट मेड ऑन पार्टनर, पार्टनर पर असेसमेंट होता है, ठीक है, 147 फर्म का हुआ है इसीलिए पार्टनर का भी असेसमेंट होता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में जिस मंथ में फर्म का असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, जिस मंथ में ये वाला फर्म का जो आपका 147 हो रहा है, हम लोगों ने 147 का नॉर्मल केस देखा, 148 नोटिस इशू करने वाले फाइनेंशियल ईयर एंड के 9 महीनों के भीतर में। तो जब फर्म का जो है असेसमेंट ऑर्डर जो होता है वो पास कर दिया जाएगा, मंथ, ठीक है, मंथ है यहाँ पर, उस मंथ के एंड के, उस मंथ के एंड के यहाँ पर टाइम लिमिट आपको दिया गया है 12 महीनों का। इनके 12 महीनों के अंदर में पार्टनर का भी हो जाना चाहिए असेसमेंट या री असेसमेंट, ठीक है। तो ये मामले हम लोगों ने देखे। अब जहाँ तक बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको सेक्शन बता देता हूँ केवल रेफरेंस पर्पस के लिए, अदरवाइज एक एक सब सेक्शन याद रखना यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर सेक्शन याद करने के चक्कर में। ये आपका बताता है सेक्शन 153 सब सेक्शन 1 में, 153 सब सेक्शन 1 में ये बताया गया है। उसके बाद ये वाला जो मामला है वो बताया गया है सेक्शन 153 सबसेक्शन 2 में। तो ये आपका कहाँ पे बताया गया है, 153 सबसेक्शन 1 में, ये बताया गया है 153 सबसेक्शन 2 में, ठीक है। उसके बाद ये जो फर्म वाली कहानी है, फर्म के पार्टनर वाली कहानी, सॉरी, फर्म के पार्टनर वाली कहानी जो है वो आपको बताया गया है सेक्शन 153 सबसेक्शन 6 के क्लॉज नंबर 2 में, ठीक है, क्लॉज नंबर 2 में बताया गया है, ठीक है। तो इतनी कहानी हम लोगों ने जानी जिसको मैंने नाम दिया है जनरल केस। आप एग्जाम में जनरल केस नहीं लिखोगे, ये बस याद करवाने के लिए मैं अलग अलग टुकड़ों में इसको बांट रहा हूँ। अब जहाँ तक हम लोग बात करेंगे रिफर बैक के केस के बारे में, रिफर बैक के केस के बारे में कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर असेसमेंट या री असेसमेंट को कमिश्नर अपील या फिर आपका कमिश्नर जो होता है वो कैंसिल कर देता है और उसको रिफ़र बैक कर देता है असेसिंग ऑफिसर के पास कि भैया वापस से आप अपना नॉर्मल असेसमेंट या री असेसमेंट करो, नॉर्मल असेसमेंट या फिर री असेसमेंट करो। तो ये मामला आता है रिफ़र बैक करने का, जो नॉर्मल केस होता है वो आपका आता है, बताया गया है सेक्शन 153 सबसेक्शन 3 में, सेक्शन 153 सबसेक्शन 3 में ये बताया गया है, ठीक है। अब ये 153 सबसेक्शन 3 में क्या बताया गया है, जहाँ पर 143 सबसेक्शन 3 या फिर आपका 144 या फिर 147 यानी कि स्क्रूटनी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट या फिर स्केपिंग असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट इसको कैंसिल कर देता है। कौन कैंसिल कर देता है, कमिश्नर अपील या फिर कमिश्नर अपने रिवीजन में कैंसिल कर देता है, ठीक है, कैंसिल कर देता है,
ठीक है, अपने ऑर्डर से, कौन से ऑर्डर से, तो 254 का ऑर्डर या फिर 263 या फिर 264 का रिवीजन ऑर्डर। ठीक है, इसमें कैंसिल कर देता है और कैंसिल करके रिफर बैक कर देता है असेसिंग ऑफिसर के पास। वापस से आपको क्या करना है, वापस से आपको असेसमेंट या री असेसमेंट करता है, तो इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने दिया रिफर बैक केस। इस केस में कितना टाइम लिमिट रहता है असेसमेंट या री असेसमेंट को वापस से कंप्लीट करने का, असेसिंग ऑफिसर के पास। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर के पास इस केस में कितना टाइम लिमिट रहता है। तो ये वाला जो ऑर्डर होता है 254 का ऑर्डर, ये पहले कमिश्नर को मिलता है, कमिश्नर को मिलता है, फिर कमिश्नर असेसिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा। और ये वाला क्योंकि डायरेक्ट कमिश्नर का ऑर्डर होता है, इसलिए कमिश्नर, यहाँ पर बोला गया है 254 का ऑर्डर जब पास किया गया, जब रिसीव हुआ कमिश्नर के पास, जब रिसीव हुआ, यहाँ पर बोला गया है जब रिसीव हुआ कमिश्नर के पास, और यहाँ पर बोला गया है जब पास किया गया। ठीक है, तो आपका ये जो ऑर्डर है इसको हमने ऑर्डर बोला, ऑर्डर का मतलब 254 का ऑर्डर रिसीव हुआ कमिश्नर को, या फिर 263 का या 64 का ऑर्डर पास किया कमिश्नर ने। तो जो ऑर्डर होगा, ये वाला ऑर्डर होगा जिस फाइनेंशियल ईयर में दिया गया होगा ये ऑर्डर। ठीक है, जिस फाइनेंशियल ईयर में ये ऑर्डर जो होता है, ये वाले केस में रिसीव या ये वाले केस में पास हुआ है। ठीक है, तो उस फाइनेंशियल ईयर के एंड के 9 महीनों तक का समय रहेगा, 9 महीनों तक का समय रहेगा, ऐसा बताता है 153 सबसेक्शन 3। अब 153 सबसेक्शन 1 हम लोगों ने देखा, 2 हम लोगों ने देखा, 153 सबसेक्शन 3 हम लोगों ने देखा। एक सेक्शन आता है 153 सबसेक्शन 4, 153 सबसेक्शन 4। ये क्या बोलता है कि अगर मान लो 153 1 का मामला है या 2 का मामला है या फिर 153 सबसेक्शन 3 का मामला है, उस सिचुएशन में रेफरेंस ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को दिया जाता है। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर प्राइस डिटरमाइन करने के लिए टीपीओ को रेफरेंस दिया जाता है। टीपीओ को किस सेक्शन में दिया जाता है, तो 92 सीए में दिया जाता है। 92 सीए में जहाँ पर रेफरेंस दिया जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को, वहाँ पर 12 महीने का एडिशनल टाइम मिलेगा, 12 महीने का एडिशनल टाइम मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर मान लो कि टीपीओ को रेफरेंस दिया गया होता, टीपीओ को, तो 12 महीने जोड़ दो, 33 मंथ का टाइम मिलता। ठीक है, अब यहाँ पर 9 मंथ में 12 मंथ अगर जोड़ देते हो, टीपीओ को रेफरेंस दिया गया है, तो उस सिचुएशन में 21 मंथ का टाइम मिलता। ठीक है, और ये तीसरा सिचुएशन में जहां पर 9 मंथ का टाइम दिया गया, यहां पर टीपीओ का टाइम लिमिट 12 महीने जोड़ दो, तो यहां पर भी 21 मंथ का टाइम मिलता। तो ये 153 सबसेक्शन 4 हम लोगों ने देखा, और रिफर बैक का केस हम लोगों ने कंप्लीट किया। रिफर बैक का केस हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब जहां तक बात करते हैं कि हम लोग इस मामले को देखेंगे, इस मामले को देखने से पहले मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूं टाइम लिमिट के रिस्पेक्ट में। सेक्शन 153 में आपका टाइम लिमिट बताया गया है, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट या री असेसमेंट का टाइम लिमिट बताया गया है। एक होता है आपका जनरल मामला और दूसरा होता है आपका स्पेशल मामला। स्पेशल मामले में हम लोगों ने दो चीज़ें देखी, एक चीज़ हम लोगों ने कर लिया है रिफर बैक का केस, और दूसरा हम लोग देखेंगे इफेक्ट देने के केस के बारे में अपनी चर्चा। अब हम लोग जनरल मामले में बात करते हैं कि 143 का सबसेक्शन 3 या फिर 153 का मतलब 144 ये वाला मामला आता है, तो यानी कि स्क्रूटनी का या फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का, तो उस परिस्थिति में कंप्लीशन का टाइम लिमिट है रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से लेकर 21 महीनों के अंतर्गत, और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफरेंस दिया जाता है 92 सी ए के तहत, तो उस सिचुएशन में 33 मंथ का टाइम लिमिट है। 147 की जहां तक हम लोग बात करते हैं, तो 147 में क्या होता है, 147 में जो आपका स्केपिंग असेसमेंट होता है, उसके केस में नॉर्मल एसएससी है जिसका असेसमेंट या री असेसमेंट होता है स्केपिंग वाला, तो उस सिचुएशन में जब 148 का नोटिस दिया गया है, स्केपिंग करने के लिए 148 का नोटिस कंपलसरी देना पड़ता है। तो जब जिस फाइनेंशियल ईयर में ये नोटिस दिया गया है, उसके एंड के 9 महीनों के अंदर में असेसमेंट कंप्लीट करना होता है, और अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफरेंस दिया गया तो 21 महीने का समय होता है, 21 महीने की समय सीमा होती है। दूसरी बात जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो कि फर्म का असेसमेंट या री असेसमेंट हुआ है, ठीक है, ये एसएससी यहाँ पर कौन है, फर्म है, और फर्म की वजह से पार्टनर को भुगतना पड़ रहा है, यानी कि पार्टनर का असेसमेंट होता है, तो जब फर्म का असेसमेंट ऑर्डर आता है, असेसमेंट ऑर्डर आता है, उस वाले मंथ की एंड के 12 महीने के अंदर में पार्टनर का भी असेसमेंट कर देना है, उस वाले मंथ के एंड के 12 महीने के अंदर में भी पार्टनर का भी असेसमेंट कर देना है। उसके बाद हम लोगों ने रिफर बैक का मामला देखा।
रिफर बैक के केस में हम लोगों ने देखा कि अगर ये वाले असेसमेंट को 143 सबसेक्शन 3, 144 या 147 को असेसिंग ऑफिसर को रिफर बैक कर देता है कमिश्नर अपील या फिर कमिश्नर अपने रिवीजन से, तो फिर ये ऑर्डर कमिश्नर को रिसीव होने 254 ऑर्डर कमिश्नर को रिसीव होने या फिर 263 264 ऑर्डर कमिश्नर को पास होने वाले फाइनेंशियल ईयर एंड के 9 महीनों के भीतर में, 9 मंथ के भीतर में आपको क्या करना है, अपना ऑर्डर पास कर देना है। 9 मंथ के अंदर में ऑर्डर पास कर देना है। अब हम लोग इफेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। जो इफेक्ट आता है उसमें भी दो भाग है। इफेक्ट जो डाला जाता है, इफेक्ट में यहाँ पर दो पार्ट में बांटा जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पर इफेक्ट की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान देना। मैं इन सारे चार्ट को डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब एक वन व्यू में आपके सामने में रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो कि 250 का ऑर्डर है, 250 का ऑर्डर है कमिश्नर अपील का, या 254 का ऑर्डर है, ठीक है, ट्राइब्यूनल का, या फिर आपका 260 हाई कोर्ट, 262 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। इसको रिसीव, इसमें भी आपका क्राइटेरिया है रिसीव, ठीक है। इसको रिसीव करता है कौन? रिसीव करेगा इन सब ऑर्डर को कमिश्नर रिसीव करेगा, ठीक है। रिसीव करने वाला कमिश्नर होता है। या फिर 263 264 आपका कमिश्नर पास करता है, ठीक है, पास करता है। तो उस परिस्थिति में यहाँ पर क्या होता है, उस परिस्थिति में यहाँ पर क्या होता है, उस परिस्थिति में यहाँ पर जो आपका ये इसको इफेक्ट देने के लिए, मतलब ये सारे ऑर्डर को इफेक्ट देने के लिए कमिश्नर के पास कॉपी आता है, या तो खुद ही पास करता है या फिर उसके द्वारा रिसीव होता है। तो इस इफेक्ट को जब उसने रिसीव किया है, ठीक है, जब उसने रिसीव किया है या फिर कमिश्नर ने पास किया है, उस रिसीव या पास होने के मंथ है यहाँ पर, मंथ इंड के 3 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में असेसिंग ऑफिसर को इफेक्ट दे देना पड़ता है। असेसिंग ऑफिसर के लिए अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो ये टाइम लिमिट कमिश्नर मैक्सिमम 6 महीने बढ़ा सकता है, ठीक है, 6 महीने बढ़ा सकता है। एडिशनल पीरियड 6 मंथ का दे सकता है, ठीक है, जो कमिश्नर होता है या प्रिंसिपल कमिश्नर होता है। अगर मान लो कि प्रैक्टिकल नहीं है असेसिंग ऑफिसर के लिए 3 महीने के अंदर में इफेक्ट देना। ये चीज़ कहानी जो आपकी बताई गई है, ये कहानी बताई गई है 153 सबसेक्शन 5 में। अब जब आप इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ोगे, अगर मान लो कि इसने इफेक्ट नहीं दिया, यहाँ पर क्या चीज़ का इफेक्ट देना होता है, रिफंड का इफेक्ट देना होता है, ठीक है, जो एसएससी को जो रिफंड होगा, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये जो रिफंड का इफेक्ट नहीं दिया, तो रिफंड का इफेक्ट नहीं दिया और ये जो बताया गया पीरियड है 153 सबसेक्शन 5 वाला, वो एक्सपायर हो गया। मतलब 153 सबसेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है कि जो आपका 250 का, 254 का, या फिर आपका 260 ए में जो हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है वो, उसके बाद 262 में जो आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है, तो या फिर 263 264 का जो रिवीजन कमिश्नर पास करता है, तो इन सारे मामलों में, ठीक है, अगर एक्सपेंस को अलाउ या डिस अलाउ, ठीक है, या मतलब, तो यहाँ पर क्या होता है, इन सारे मामलों में ये लोग जो अथॉरिटी लोग होते हैं वो किसी एक्सपेंस को अलाउ या डिसअलाउ करते हैं, यानी कि अदर दैन रिफर बैक वाला केस होना चाहिए। रिफर बैक वाला केस नहीं होना चाहिए, मतलब अदर दैन रिफर बैक वाला केस होना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो लोग अपना ऑर्डर पास करते हैं। तो ऑर्डर पास करने के 3 महीनों के अंदर में ऑर्डर जिस दिन मिला, ठीक है, कमिश्नर को, या फिर ऑर्डर 263 264 पास किया है, उस वाले मंथ एंड के 3 महीनों के अंदर में असेसिंग ऑफिसर को रिफंड का इफेक्ट देना पड़ता है। और उसका टाइम लिमिट जो होता है, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो एप्लीकेशन देकर बढ़ा सकता है। कौन बढ़ा सकता है? कमिश्नर बढ़ा सकता है, यानी कि 6 महीने तक और बढ़ा सकता है इफेक्ट देने के लिए। अब जहाँ तक बात है कि इस टाइम लिमिट के अंतर्गत अगर रिफंड नहीं किया, ठीक है, इस टाइम लिमिट के अंतर्गत रिफंड नहीं किया तो क्या, तो उस सिचुएशन में बोला गया है कि अगर इस टाइम लिमिट में आपको रिफंड नहीं मिला तो इन एडिशन टू सेक्शन 244 ए का सबसेक्शन 1, इसमें आपको क्या होता है, 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर आपको, आपका पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर आपको ब्याज मिलता है। इसके एडिशन में फाइनेंस एक्ट 2016 ने यहाँ पर इंटरेस्ट चैप्टर में आपको मिलेगा ये चीज़। 244 ए का सब सेक्शन 1 ए बताया, ये 1 ए बताया कि अगर इस टाइम लिमिट के अंतर्गत रिफंड नहीं किया गया तो ऐसी परिस्थिति में ये टाइम लिमिट 153 सबसेक्शन 5 का जो टाइम लिमिट है उसके एक्सपायर होने के अगले दिन से एक्चुअल में रिफंड होने तक,
ठीक है, 3% पर एनम से ब्याज दिया जाएगा एसएससी को। यहाँ पर ध्यान रहे 3% पर एनम है, पर एनम से ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पीरियड एक्सपायर होने से अगले दिन से, ये पीरियड एक्सपायर होने के अगले दिन से एक्चुअल में रिफंड होने तक, ठीक है, 3% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ऐसा बोलता है 244A का सब सेक्शन 1A। ये इंटरेस्ट चैप्टर में आपको अमेंडमेंट करके मिलेगा। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर स्पेसिफिक केस में दो मामले, एक आपका रिफर बैक का केस और दूसरा डिसीजन या ऑर्डर को इफेक्ट देने का केस। तो ये ऑर्डर कमिश्नर ने रिसीव किया है या फिर ये ऑर्डर कमिश्नर ने पास किया है, तो रिसीव या पास होने वाले मंथ एंड के 3 महीनों के अंदर में जो भी इन्होंने बोला है इफेक्ट देने के लिए मामलों को, असेसिंग ऑफिसर को इफेक्ट देना पड़ेगा, जिसको 6 महीने तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। अगर 153 सबसेक्शन 5 के टाइम लिमिट के अंतर्गत रिफंड नहीं दिया तो 244A सबसेक्शन 1 का 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के अलावा 244 सबसेक्शन 1A जो कि आपके फाइनेंस एक्ट 2016 में बताया गया है। तो फाइनेंस एक्ट 2000 ये बोलता है कि 3% पर एनम के रेट से ब्याज दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मामला हम लोगों ने देखा 153 सबसेक्शन 5 की पूरी कहानी, 153 सबसेक्शन 5 की पूरी कहानी। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि जो भी इनका यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, ठीक है, इतने ही सारे यही वाले सब ऑर्डर होते हैं। ठीक है, 250 का ऑर्डर, 250 का ऑर्डर या 254 का ऑर्डर, ठीक है, या फिर आपका 260 का 263 264, ठीक है, ये जो आपका रिवीजन वगैरह सब होता है उसका, या फिर आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, इन सब को इफेक्ट देने के लिए, इन सब के फाइंडिंग्स या डायरेक्शन को इफेक्ट देने के लिए, तो यहाँ पर होता है कि जो कमिश्नर खुद ऑर्डर पास करता है उसमें पासवर्ड यूज़ करना है, और जो बाकी ऑर्डर होते हैं आपके 50, 54, 60A या फिर 62 वाले, उसमें रिसीव बाय कमिश्नर वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, तो ये ऑर्डर के मंथ एंड के, ठीक है, ये ऑर्डर के जो मंथ होगा, मंथ उसके इंड के 12 महीनों के अंतर्गत, 12 महीनों के अंतर्गत इनका इफेक्ट दे देना है, इन सब का डायरेक्शन या फाइंडिंग का इफेक्ट दे देना है। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन या फाइंडिंग का इफेक्ट दे देना है। और 153 सबसेक्शन 5 में बोला गया रिफंड का जो है वो इफेक्ट दे देना है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि ये जो 12 महीने का सीमा है, ये कौन सा सेक्शन में बताया गया, ये बताया गया है 153 सब सेक्शन 6 का क्लॉज नंबर 1 में बताया गया है। क्लॉज नंबर 2 हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। ठीक है, तो ये आपकी पूरी कहानी रहे 153 की। ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ पूरे चार्ट के बारे में डिस्कशन, स्पेसिफिकली मतलब स्पेशली ये वाला एरिया जो होता है वो आपको विशेष ध्यान देना है। तो हम लोग बात करते हैं सेक्शन 153 के टाइम लिमिट के बारे में। यहाँ पर एक होता है जनरल केस और दूसरा होता है स्पेशल केस। जनरल केस जो होता है वो आपका स्क्रूटनी या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट या फिर 147 दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। स्पेशल केस हम लोग रिफर बैक में बांटते हैं और दूसरे इफेक्ट देने के मामले के बारे में बांटते हैं। इफेक्ट देने वाले मामले में और रिफर बैक मामले में, रिफर बैक में क्या होता है, जो असेसिंग ऑफिसर का स्क्रूटनी या फिर बेस्ट जजमेंट या स्केपिंग असेसमेंट होता है उसको कैंसिल या सेट असाइड करके 254 के तहत कमिश्नर अपील यहाँ पर क्या करता है, रिफर बैक कर देता है। तो कमिश्नर को ऑर्डर रिसीव होने वाले फाइनेंशियल ईयर एंड के 9 महीनों के अंदर या फिर 263 264 में रिवीजन खुद ही कमिश्नर पास करता है। तो जो भी ऑर्डर होगा इन दोनों में से, ठीक है, उस वाले फाइनेंशियल ईयर एंड के 9 महीनों के भीतर में आपको डिसीजन ले लेना है, यानी कि कंप्लीट कर लेना है असेसमेंट। ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं इफेक्ट देने के मामले के बारे में, इफेक्ट देने के बारे के मामले में अगर ये जो सीनियर लोग होते हैं 250, 254, 268, 262 का ऑर्डर या फिर 263, 264 का रिवीजन ऑर्डर, ठीक है, तो इसमें रिफंड अगर आता है, ठीक है, अदर दैन रिफर बैक वाला केस है, ये अदर दैन रिफर बैक वाला केस है, तो जिस मंथ में ये ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है उसके इंड के 3 महीने के अंदर में असेसिंग ऑफिसर को इफेक्ट दे देना पड़ता है ऑर्डर का। मैक्सिमम टाइम 6 महीने आपको एक्सीड किया जा सकता है कमिश्नर के द्वारा। अब ये टाइम लिमिट के अंतर्गत आपने अगर इफेक्ट नहीं दिया तो 244A सब सेक्शन 1 का 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से ब्याज तो लगेगा ही, उसके एडिशन में आपको अगले दिन से एक्चुअल पेमेंट करने के दिन तक असेसिंग ऑफिसर को 244 सबसेक्शन 1A जो कि इंटरेस्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है, फाइनेंस एक्ट 2016 में आया हुआ है, 3% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब जहाँ तक बात करते हैं 153 सबसेक्शन 5 कंप्लीट हुआ,
153 सबसेक्शन 6 का क्लॉज नंबर 1 के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो ऑर्डर होता है ये रिसीव किया कमिश्नर ने या फिर 263 264 रिवीजन ऑर्डर पास किया, उस रिसीव या फिर पास होने वाले मंथ एंड के 12 महीनों के अंदर में अदर इफेक्ट को आपको दे देना है, अदर इफेक्ट को आपको दे देना है। ठीक है, अदर मामले की जहाँ तक बात होती है वहाँ पर। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि ये रिफर बैक वाला केस और ये वाला केस हम लोगों ने देख लिया। जनरल केस में तो सिंपल है, स्क्रूटनी या फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का मामला है। ठीक है, तो 153 सबसेक्शन 1 बोलता है रिलीवेंट असेसमेंट ईयर इंड के 21 महीनों के अंदर में, रिलीवेंट असेसमेंट ईयर इंड के 21 महीनों के अंदर में, ठीक है, ऑर्डर पास कर देना है। और 147 में दो केस आती है। 147 डायरेक्ट एसएससी पर होता है तो 148 नोटिस इशू वाले फाइनेंशियल ईयर इंड के 9 महीनों के अंदर में इफेक्ट देना है। लेकिन अगर फर्म पर असेसमेंट होता है, असेसमेंट ऑर्डर फर्म का होता है 147 के तहत, तो फर्म को असेसमेंट ऑर्डर जो मिलता है, ठीक है, फर्म का असेसमेंट ऑर्डर वाले मंथ एंड के 12 महीनों के अंदर में उसके पार्टनर का भी कंप्लीट कर देना है। ऐसा 153 सबसेक्शन 6 का क्लॉज नंबर 2 बोलता है। ठीक है, ये मामले हम लोगों ने देखे। अब जहां तक बात करते हैं कि जो 12 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है टीपीओ को, ये यहां पर मिलता है। ठीक है, तो 33 मंथ हो गया और यहां पर टीपीओ को मिलता है और उसके बाद यहाँ पर टीपीओ को 12 महीने का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, टीपीओ को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। इस तरह से हम लोगों ने 153 की पूरी कहानी कंप्लीट करी। अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स का फटाफट अमेंडमेंट्स, जो कि हमारे फास्ट टैग रिवीजन वीडियो का ही पार्ट है। यहाँ पर हम लोग अमेंडमेंट्स की लास्ट वीडियो कवर करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद आपको केवल आरटीपी का अमेंडमेंट करना रह जाता है। इसके बाद केवल आपका जो रिलीवेंट एग्जाम है उसके आरटीपी में जो अमेंडमेंट दिए गए रहते हैं वो आपने कवर कर लिया तो आपका अमेंडमेंट पूरा हो जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में अपनी चर्चा। सबसे पहले अमेंडमेंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अपील टू IT-80। IT-80 को जब अपील किया जाता है तो IT-80 के जो मेंबर लोग होते हैं, IT-80 के जो मेंबर लोग होते हैं वो बेंच बनाकर आपके मैटर को डील करते हैं। ठीक है, यानी कि आपका पैनल ऑफ मेंबर या फिर पैनल ऑफ जज को आप बेंच बोलते हो। यहाँ पर क्या बोलते हो? बेंच बोलते हो। बेंच दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सिंगल मेंबर बेंच होता है, ये स्पेशल केस में ही होता है सिंगल मेंबर बेंच। ठीक है, अदरवाइज मिनिमम 2 मेंबर जरूरी होते हैं, बेंच में मिनिमम 2 मेंबर जरूरी होते हैं। उस मिनिमम में भी कहा गया है कि एक अकाउंटल मेंबर होना चाहिए और दूसरा जुडिशियल मेंबर होना चाहिए। एक अकाउंटल मेंबर और दूसरा जुडिशियल मेंबर होना चाहिए, तो मिनिमम 2 मेंबर होने अति आवश्यक हैं। यहाँ पर हमारा अमेंडमेंट है स्पेशल केस के बारे में, सिंगल मेंबर के रिस्पेक्ट में हमारा अमेंडमेंट है। अगर एसएससी जो कि IT-80 को अपील करता है उसका टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड नहीं करता है, यानी कि ₹50 लाख तक का मामला है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके मैटर को सिंगल मेंबर बेंच भी डील कर सकता है। ऐसा फाइनेंस एक्ट 2016 में बोला गया 50 लाख तक का मामला। अब हम लोग अगले अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में चर्चा करते हैं, एडवांस टैक्स का में जो आपका अमेंडमेंट है वो। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट की चर्चा करेंगे। इंटरेस्ट 234C वाला, 234C इंटरेस्ट क्या बोलता है कि अगर एडवांस टैक्स का जो आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में डिफॉल्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, ये बोलता है आपका 234C। तो दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे साथ में। अगर एक साथ आप दोनों को कोरिलेट करके पढ़ोगे तो ऐसी परिस्थिति में आप में क्लैरिटी ज़्यादा बनी रहेगी। तो एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। अब जहाँ तक एडवांस टैक्स की बात करते हैं, पहले एडवांस टैक्स देने के लिए एसएससी को 2 भाग में बांटा जाता था। इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट डिसाइड करने के लिए 2 पार्ट में बांटा जाता था, एक कॉर्पोरेट और दूसरा अदर एसएससी। लेकिन अब सबके लिए एक ही कर दिया गया है। सबके लिए बोला गया कि आपका प्रीवियस ईयर में जो क्वार्टर होता है आपका JSDM, ठीक है, JSDM, ठीक है, जेसडम, ठीक है, JSDM, तो ये आपका 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, ये आपका क्वार्टर होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का। तो आपको सबसे पहले आता है कि आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करनी है। पहला इंस्टॉलमेंट आपको 15% देना है, 15 जून तक 15% पहला इंस्टॉलमेंट देना है और उसके बाद 45% देना है, 45% देना है। ठीक है,
उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि 75% देना है, ठीक है, दिसंबर में 15 दिसंबर तक 75% देना है और 15 मार्च तक आपको 100% दे देना है, ठीक है। जो भी इंस्टॉलमेंट आप डिटरमाइन करोगे उसमें अर्लियर पेड को माइनस करोगे, जैसे ये 45% में अर्लियर पेड को माइनस किया जाएगा, 75% डिटरमाइन करके अर्लियर पेड को माइनस किया जाएगा, कितना पे किया है उसको डिटरमाइन करने के लिए। सेम 100% में भी यही रूल एप्लीकेबल होगा, अर्लियर पेड को आपको माइनस करना है। तो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक पेमेंट करना है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं एडवांस टैक्स के पेमेंट की बात करते हैं, अगर आप इस इंस्टॉलमेंट में डिफ़ॉल्ट करते हो तो 234C के तहत ब्याज लगता है आपको, 234C के तहत आपको ब्याज लगता है। यहाँ पर पहले एडवांस टैक्स में आपका ये तो डेट जो है वो बताया गया आपको, उसके बाद हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं कि एक और अमेंडमेंट करके बताया गया 44AD के रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट। 44AD क्या होता है? तो आपने बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में पढ़ा है, अगर कोई रेसिडेंट होता है, रेसिडेंट है प्लस एसएससी आपका इंडिविजुअल हफ या फिर फर्म है, ठीक है, एक्सेप्ट एलएलपी, एलएलपी नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो कुछ बिजनेस को छोड़कर, यानी कि 44AE वाला बिजनेस, एजेंसी वाला बिजनेस या कमीशन एंड ब्रोकरेज रिसीव करने वाला बिजनेस, इसको छोड़कर कोई बिजनेस करता है और उसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है, 2 करोड़ से एक्सीड जो है उसका ग्रॉस रिसीट या फिर टर्नओवर एक्सीड नहीं करता है 2 करोड़ से, तो ऐसी परिस्थिति में उसके पास ऑप्शन होता है कि वो 8% के हिसाब से सीधा सीधा 8% जो है वो टैक्स दे सकता है। अब यहाँ पर 44AD में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अब इस एसएससी को भी, इस एलिजिबल एसएससी को भी एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए सिंगल इंस्टॉलमेंट बताया गया है कि भैया 15 मार्च तक आप अपना 100%, 15 मार्च तक, 15 मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक आप अपना 100% एडवांस टैक्स दे दो, ठीक है, तो आपको ब्याज नहीं लगेगा। तो 15% तक इनको एक ही इंस्टॉलमेंट में बोल दिया गया है कि भाई 15% पर 15 मार्च तक आपको 100% एडवांस टैक्स दे देना है। तो ये 44AD में, बाकी सबके केस में जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च, ठीक है, उसका इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। अब अगर इस इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है तो जैसा कि आपको पता है 234C के तहत ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है। अब इस इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में जो आपका अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट क्या बोलता है उसके बारे में हम जरा चर्चा करते हैं। इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट बोलता है कि अगर पहले के हिसाब से, पहले कैसा था कि आपने 12%, उसके बाद 36%, 12%, 36%, 75% और 100%, ये इंस्टॉलमेंट था अदर दैन कंपनी के केस में 12, 36, 75 और 100%। अगर आपने इस हिसाब से भी पे करके रखा है या पे कर देते हो तो उसके बावजूद भी हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, 234C वाला इंटरेस्ट नहीं लेंगे। 12, 36, 75 और 100% के हिसाब से भी अगर आप पे कर देते हो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12, उसके बाद सेकेंड 36, उसके बाद 75 और 100% लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो ये आपके इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट आया। उसके बाद अमेंडमेंट आया फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 234C। यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के लिए आपको टैक्स लायबिलिटी, जो आपकी इनकम है उसको डिटरमाइन करना पड़ता है, ठीक है, अमाउंट को डिटरमाइन करना पड़ता है, आपको अमाउंट को, एडवांस टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करना पड़ता है। लेकिन कुछ केस में बोला गया है कि अगर एडवांस टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो ऐसी परिस्थिति में आप अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट में भी आप अपना एडवांस टैक्स दे दोगे, यानी कि 31 मार्च तक भी आप अपना एडवांस टैक्स आप पे कर दोगे, तो उस परिस्थिति में आपको ब्याज नहीं लगेगा। तो फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 234C क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर 31 मार्च तक पे किया तो कुछ केसेस में इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आपने अंडर एस्टिमेट किया या फिर फेल टू एस्टिमेट किए तो। अंडर एस्टिमेट या फिर फेल कर गए एस्टिमेट करने में तो कुछ केसेस क्या क्या हैं? ये 3 मामले आते हैं। पहला तो जैसा कि आपको पता है कि कैपिटल गेन का मामला आता है, कैपिटल गेन का। दूसरा विनिंग वगैरह का मामला आता है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह। आपको थोड़ी ना पता होता है कि आप जो लॉटरी जीतने वाले हो आपकी, आप पहले से लायबिलिटी डिटरमाइन करके एडवांस टैक्स दे दो। तीसरा यहाँ पर बोला गया है, ये फाइनेंस एक्ट 2016 में बोला गया कि जो बिजनेस प्रोफेशन पीजीबीपी का इनकम जो होता है, पीजीबीपी का इनकम अगर आपका फर्स्ट टाइम एक्रू और अराइज हो रहा है तो फर्स्ट टाइम
एक्रू और अराइज हो रहा है, तो उस परिस्थिति में भी आपको यहाँ पर फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 234C के तहत आपको इंटरेस्ट से माफ़ी मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं 206AA के रिस्पेक्ट में। यही सेम अमेंडमेंट आपके आरटीपी में भी दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि टीडीएस काटने पर पैन फर्निश करना पड़ता है, जिसको पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है, जिसको पेमेंट किया जा रहा है डिडक्टी को, ठीक है, डिडक्टी का पैन फर्निश करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है। अगर फर्निश नहीं किया तो 206AA क्या बोलता है कि जो एक्ट में बताया गया रेट है, ठीक है, ये प्रोविजन में जो बताया गया रेट है या 20%, ठीक है, विच एवर इज हायर, जो भी आपका हायर होगा, एक्ट या प्रोविजन में बताया गया रेट या रेट इन फोर्स या 20%, विच एवर इज हायर जो होगा उस रेट से टीडीएस कटेगा। मतलब पैन फर्निश नहीं किए तो कम से कम 20% तो आपका टीडीएस कटने ही वाला है, ठीक है, टीडीएस कटेगा ही कटेगा। लेकिन यहाँ पर नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को एक केस में माफ़ी दिया गया था 206AA से, मतलब पैन फर्निश करने नहीं भी करोगे फिर भी आपको हायर रेट से टीडीएस नहीं कटेगा। ये था 194 का एलसी। 194 का एलसी क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड, ठीक है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड पर जो ब्याज होता है, जो नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को ब्याज मिलता है, ठीक है, तो उस पर टीडीएस नहीं भी कटा, उस पर पैन फर्निश नहीं भी किया, तो उसके बावजूद भी पैन फर्निश नहीं भी किया तो उसके बावजूद भी ये हायर रेट से आपको टैक्स नहीं कटेगा। हायर रेट वाला कंडीशन 206AA आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जहाँ तक बात करते हैं अदर पेमेंट के रिस्पेक्ट में, पहले नियम साइलेंट था कि भाई अदर पेमेंट अगर नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को देते हैं तो उस परिस्थिति में उनको पैन लेना पड़ेगा, पैन फर्निश करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, अगर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन को आप पालन कर देते हो, ठीक है, ये प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन का आप पालन कर देते हो, तो ऐसी परिस्थिति में अदर पेमेंट जो आप करोगे उस पर भी आपका हायर रेट नहीं लगेगा, यानी कि 206AA नहीं लगेगा। अब ये प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन आपके आरटीपी में 17 में दिया गया है। इसमें आपका बताया गया है कि बोर्ड ने बताया कि अगर इंटरेस्ट का पेमेंट या फिर रॉयल्टी का पेमेंट या फिर आपका कैपिटल गेन वगैरह का पेमेंट या फीस वगैरह दिया जा रहा है नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनी को, तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो कुछ चीज़ें हमें फर्निश कर देते हैं तो आपका यहाँ पर 206AA अट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि हायर रेट से आपका टैक्स नहीं कटेगा। अब ये क्या क्या फर्निश कर देते हैं उसके बारे में वहाँ पर बताया गया है। तो पहले तो इनको अपना नाम, उसके बाद एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा जिस कंट्री और टेरिटरी के ये वासी हैं। उसके बाद जो रेसिडेंस इनका सर्टिफिकेट होता है अगर कोई है तो वो देना पड़ेगा। फिर आपके यहाँ पर कोई टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा या फिर अदरवाइज आपकी सरकार जो है या आपकी टेरिटरी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए अदर नंबर जो होगा वो आपको फर्निश करना पड़ेगा। तो ये सारे बोर्ड ने नोटिफिकेशन के थ्रू बताया कि अगर आप ये सारे सबूत दे देते हो तो हम आपको 206AA अट्रैक्ट नहीं करेंगे, यानी कि आपका हायर रेट से टीडीएस नहीं कटेगा। अब हम लोग 194 के रिस्पेक्ट में चर्चा करते हैं टीडीएस ऑन डिविडेंड। टीडीएस ऑन डिविडेंड इसके बारे में क्या अमेंडमेंट आता है? जैसा कि आपको पता है कि डोमेस्टिक कंपनी अगर रेसिडेंट को पेमेंट करती है, ठीक है, डिविडेंड का पेमेंट करती है, डोमेस्टिक कंपनी किसको पेमेंट करती है? रेसिडेंट को पेमेंट करती है। तो 222 सबसेक्शन ई वाले मामले को छोड़कर किसी भी डिविडेंड या डीम डिविडेंड पर आपका टीडीएस नहीं कटता है, ठीक है, और इस मामले में 10% के रेट से टीडीएस कटता है। ये आपको पता है कि 222 वाले मामले के अलावा किसी भी मामले पर टीडीएस नहीं कटेगा रेसिडेंट को पेमेंट करते वक्त में। लेकिन क्योंकि जैसा कि आपको पता है डिविडेंड चैप्टर में हमने ऑलरेडी देखा है कि बहुत ही बड़ा यहाँ पर अमेंडमेंट आया। यहाँ पर एक सेक्शन आया 115 BBDA। 115 BBDA, ये 115 BBDA क्या बोलता है? 115 BBDA बोलता है कि भले ही डिविडेंड देते वक्त में 115 के तहत कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स आपका डोमेस्टिक कंपनी ने दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी पेमेंट अगर रेसिडेंट को किया जा रहा है, रेसिडेंट प्लस स्पेसिफाइड एसएससी को, स्पेसिफाइड एसएससी आपका इंडिविजुअल या फिर हफ या फिर फर्म हो गया, इंडिविजुअल हफ या फर्म को दिया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में ग्रॉस बेसिस पर जो डिविडेंड इनको मिल रहा है ग्रॉस बेसिस पर आपका 115 BBDA बोलता है, यानी कि बिना किसी रिडक्शन या एक्सपेंस को अलाउ किए हुए ग्रॉस बेसिस पर 10% के रेट से टैक्स लगेगा। अगर 10 लाख से अबव मिलता है तो 10 लाख के अबव का मामला है तो अप टू 10 लाख अगर है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में 10 के 34 के तहत एग्जेम्प्टेड होगा, इसीलिए 10 लाख तक के केस में आपको टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन 10 लाख से अबव कुछ भी मिला तो उस अबव के रिस्पेक्ट में 10% से क्योंकि टैक्स लगता है 115 BBDA के तहत, इसीलिए यहाँ पर टीडीएस आपको काटेगी।
काटेगी, टीडीएस यहाँ पर आपको काटेगी। तो टैक्स ऑन डिविडेंड का ये रहा मामला। अब हम लोग बात करते हैं टीसीएस के रिस्पेक्ट में। अमेंडमेंट 206C में बताया गया है टीसीएस एट द रेट ऑफ 1%। ठीक है, टीसीएस का जैसा कि आपको पता है कि कई प्रकार का रेट होता है, कई प्रकार का टैक्स कलेक्ट करने का रेट होता है, 206C में बताया गया है। अब ये रेट क्या क्या होता है, तो 1% का रेट होता है, 2% का रेट होता है, 2.5% का रेट होता है और 5% का रेट होता है। ठीक है, 1%, 2%, 2.5% और 5% अलग अलग मामलों में, जैसा कि फ्लो चार्ट बना के हम लोगों ने ऑलरेडी टीसीएस को पढ़ते वक्त में कवर किया था। अब यहाँ पर 1% के रिस्पेक्ट में कुछ चेंजेस आए हैं, 1% के रिस्पेक्ट के मामले में कुछ चेंजेस आए हैं। साथ में एक सर्कुलर आया है, वो सर्कुलर भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो सब सेक्शन नंबर होगा, सब सेक्शन नंबर 206C का सब सेक्शन नंबर उसके साथ आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब तक आपने क्या क्या देखा होगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब तक आपने देखा होगा कि 1% के रेट से टीसीएस कटता है अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के केस में। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के केस में बायर से कंसिडरेशन के साथ साथ आपका 1% टैक्स भी कलेक्ट करता है सेलर जो होगा वो। ठीक है, कंसिडरेशन के ओवर एंड अबव। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि आपका एक और केस था स्क्रैप का केस। स्क्रैप के मामले में भी 1% का रेट एप्लीकेबल होता है। स्क्रैप के केस में भी 1% के रेट से टीसीएस कटता है। उसके बाद एक मामला देखा था मिनरल ऑयल, जो आपका मिनरल होता है। मिनरल बीइंग, अगर मिनरल क्या क्या होगा, अगर कोल, लिग्नाइट या फिर आयरन ओर, तो इस परिस्थिति में भी देखा था कि 1% के रेट से टीसीएस कटता है, टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्क्रैप और मिनरल ऑयल बीइंग कोल, लिग्नाइट या फिर आयरन ओर। ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि और कुछ मामले थे, ज्वेलरी का मामला। ज्वेलरी अगर कैश में, किस चीज़ में, कैश में ज्वेलरी का पेमेंट 2 लाख से ज़्यादा किया जा रहा है, 2 लाख से ज़्यादा किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में 1% के रेट से टीसीएस कटेगा, 1% के रेट से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, कटेगा नहीं, कलेक्ट किया जाएगा। कैश में, ज्वेलरी के केस में कैश में, बुलियन के केस में कैश में अगर पेमेंट किया जा रहा है 5 लाख से ज़्यादा का, ठीक है, तो भी आपका 1% के रेट से टीसीएस कटेगा। ये पुरानी कहानी है जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो, पुरानी कहानी। अब यहाँ पर अमेंडमेंट क्या आया है, उस अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग चर्चा करते हैं। अमेंडमेंट क्या आया है, उस अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग चर्चा करते हैं। अमेंडमेंट आया है एक 206C में, आपका 2 क्लॉज ऐड हुआ है। 206C में 2 क्लॉज ऐड हुआ है। एक आपका क्लॉज नंबर 1F और दूसरा क्लॉज नंबर 1D। अब 1F की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, 1F की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, तो अगर एनी मोड में पेमेंट किया जा रहा है, एनी मोड में, मोटर व्हीकल के लिए 10 लाख से ज़्यादा का, यहाँ पर कैश नहीं है, यहाँ पर एनी मोड में 10 लाख से ज़्यादा का, तो उस सिचुएशन में टैक्स कलेक्ट किया जाएगा 1% के रिस्पेक्ट में, एनी मोड में। ठीक है, मोटर व्हीकल के केस में 10 लाख से ज़्यादा का। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जितनी चीज़ें आपकी ऊपर दी गई हैं, ठीक है, चाहे 1% का मामला हो, 2.5% का मामला हो या 5% का मामला हो, अगर मान लो उसके अलावा एनी अदर गुड्स एंड सर्विसेज उसको बोला गया, एनी अदर गुड्स और सर्विसेज, इसके केस में अगर कैश पेमेंट 2 लाख प्लस है, 2 लाख प्लस है, तो उस परिस्थिति में भी टीसीएस कटेगा, एक्सेप्ट अगर स्पेसिफाइड लोग बायर हैं, तो स्पेसिफाइड लोग बायर हैं। तो अब ये स्पेसिफाइड लोग क्या है, ये आपके आरटीपी मेड 17 में दिया गया है। ये स्पेसिफाइड लोग है भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट, या फिर एम्बेसी हो गई, ठीक है, या फिर जो हाई कमीशन होते हैं वो हो गए, या फिर अदरवाइज यूनाइटेड नेशन ने जिसको नोटिफाई किया है स्पेशल नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एक्ट ने जिसको नोटिफाई किया है, यूनाइटेड नेशन एक्ट ने। ये आरटीपी मे 17 में भी मैंने बताया, आरटीपी मे 17 के अमेंडमेंट में भी मैंने आपको बताया है। तो एनी अदर गुड्स एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में अगर कैश में पेमेंट किया जा रहा है, इसके केस में एनी मोड में पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड लोग बायर हैं तो बात अलग है, 1% से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा।
अब जहाँ तक बात करते हैं कि इसी के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बोला कि एक सर्कुलर भी आपको याद रखना है। सर्कुलर नंबर है आपका 22/2016, 22/2016। उसके सवाल को जरा गौर करना। ये जो मोटर व्हीकल के मामले के बारे में पहले हम लोग चर्चा करते हैं, मोटर व्हीकल के केस के बारे में पहले चर्चा हम लोग करते हैं। अगर मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है मोटर व्हीकल का और वो सेल करता है किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर डीलर को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है, यानी कि होलसेल सेल करता है, होलसेल में बेचता है, मैन्युफैक्चरर डीलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, तो उस सिचुएशन में भी क्या टैक्स कलेक्ट किया जाएगा? अगर 10 लाख से अमाउंट एक्सीड करता है तो, ठीक है, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से भी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो सर्कुलर नंबर 22/2016 बोलता है नहीं, क्योंकि ये केवल नहीं कलेक्ट किया जाएगा, नहीं कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये केवल रिटेल सेलर से कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, रिटेल सेलर से केवल कलेक्ट किया जाता है। तो ये आपका पहला सर्कुलर रहा। उसके बाद जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि दूसरा मोटर व्हीकल के रिस्पेक्ट में सवाल ये उठा कि अगर मान लो कि एक प्रीवियस ईयर में इंस्टॉलमेंट में खरीदा है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया है, इंस्टॉलमेंट में खरीदा है, तो उस परिस्थिति में एग्रीगेट बेसिस पर क्या 10 लाख देखा जाएगा? एग्रीगेट बेसिस पर 10 लाख देखा जाएगा। क्या टीसीएस हर सेल पर कटेगा या फिर साल भर के एग्रीगेट वैल्यू पर कटेगा? तो यहाँ पर बोला गया है कि टीसीएस जो होता है ईच सेल पे कटेगा। अगर मोटर व्हीकल ईच सेल में 10 लाख से प्लस का है, ये पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है, 10 लाख से प्लस का है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में आपका मोटर व्हीकल 10 लाख से ज़्यादा का है, उसका पेमेंट किया जा रहा है, किसी भी मोड में पेमेंट किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो रहे मामले मोटर व्हीकल के बारे में। एक और सवाल उठा, एक और सवाल यहाँ पर क्या उठा, इसी सर्कुलर में 22/2016 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मान लो कि मोटर व्हीकल 10 लाख से कम का पेमेंट है, 10 लाख से कम का पेमेंट है, लेकिन आपका, तो अगर क्या मोटर व्हीकल के केस में 10 लाख से कोई भी मामला हो, तो एक सवाल ये उठता है कि 1F और 1D दोनों एक साथ अप्लाई हो जाएगा? क्योंकि एनी अदर गुड्स, अगर कैश में पेमेंट कर रहा है मोटर व्हीकल का, तो क्या दोनों अप्लाई हो जाएगा? तो सर्कुलर ने बोला कि ये दोनों 1F और 1D जो है, एनी अदर गुड्स और सर्विसेज वाला, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। पहले देखेंगे कि क्या 1F में टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। अगर 1F में टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, यानी कि 10 लाख से अधिक का मामला है, तब आपका ये वाला, इसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर 10 लाख से मामला एक्सीड नहीं किया है, 10 लाख से मामला एक्सीड नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में आपका एनी अदर गुड्स एंड सर्विसेज में आ जाएगा। उस केस में मोटर व्हीकल का पेमेंट भी एनी अदर गुड्स और सर्विसेज में आ जाएगा। अगर कैश में पेमेंट करता है 2 लाख से ज़्यादा का, तो कैश में पेमेंट करता है 2 लाख से ज़्यादा का, तो ऐसी परिस्थिति में आपका 1D के तहत टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग देखें तो 7 लाख का आपने मोटर व्हीकल खरीदा है, 7 लाख का आपने मोटर व्हीकल खरीदा है। इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप 7 लाख जो होता है, या तो पूरा का पूरा या फिर पार्ट में, मान लो 3 लाख जो होता है वो आप यहाँ पर कैश में पे कर रहे हो, और आपका 5 लाख जो होता है वो आप चेक से पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, 4 लाख आप चेक से पेमेंट कर रहे हो। तो इस 3 लाख पर क्या होगा, क्योंकि ये 2 लाख से ज़्यादा है, इसीलिए 1% के रेट से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। वो भी आपका सेक्शन आ जाएगा 206 का 1D क्लॉज, 206 का 1D क्लॉज आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मामला 10 लाख से ज़्यादा का नहीं है, इसलिए 1F अट्रैक्ट ही नहीं होगा, 1F नहीं लगा, तो 1D में चला जाएगा, और जो कैश का पोर्शन होगा उस पर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो अगला सवाल इसी के रिस्पेक्ट में आता है, इन्हीं अदर गुड्स एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में आता है कि क्या, अगर मान लो कि क्या बोलते हैं 2 लाख से ज़्यादा, मतलब टोटल 7 लाख का मान लो पेमेंट है, मतलब टोटल पेमेंट जो होता है वो 2 लाख से एक्सीड करता है, लेकिन कैश जो होता है वो 2 लाख से एक्सीड नहीं करता है, तो क्या होगा? टोटल पेमेंट मान लो कि आपको 7 लाख करना है, आपने क्या किया, 5 लाख जो होता है वो चेक से पे किया और 2 लाख आपने कैश में पे किया, तो भी क्या टैक्स कलेक्ट किया जाएगा? तो अप टू 2 लाख के पेमेंट पर आपका कलेक्ट नहीं किया जाता। मतलब इसकी वैल्यू नहीं देखनी है, ये पेमेंट की वैल्यू देखनी है। मतलब 2 लाख पर आपका टीसीएस जो है, अप टू 2 लाख पर आपका टीसीएस नहीं कटेगा अगर अप टू 2 लाख आप कैश में पेमेंट करते हो तो, अप टू 2 लाख अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो। अब जहां तक बात करते हैं कि जो एक और क्वेश्चन उठा कि क्या 2 लाख से अधिक पेमेंट होगा तभी जाकर आपको टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर बोला गया कि हाँ, अगर 2 लाख से ज़्यादा पेमेंट होता है कैश में, तभी जाकर ये 1D में एनी अदर गुड्स एंड सर्विसेज बोलकर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि आपके
मतलब मोटर व्हीकल के केस में अगर 10 लाख से मामला एक्सीड करता है तो किसी भी मोड में पेमेंट किया जाएगा, 1% के रेट से टैक्स कटेगा। सब क्लॉज नंबर 1F में, अगर क्लॉज नंबर 1F में टैक्स कट गया तो 1D में नहीं आएगा। ठीक है, ये बात हम लोगों ने देखी। और उसके बाद एनी अदर गुड्स एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में देखा, कैश का मामला होता है, अगर कैश में पेमेंट किया जा रहा है 2 लाख से ज़्यादा का, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में 1% के रेट से टैक्स कलेक्ट होगा, एक्सेप्ट बायर लोग स्पेसिफाइड लोग हैं। स्पेसिफाइड लोग मतलब भारत सरकार है, या फिर हाई कमीशन है, या फिर यूनाइटेड नेशन एक्ट के हिसाब से नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है, या अदरवाइज एम्बेसी वगैरह हैं। ठीक है, तो वो लोग जो हैं उनको, वो लोग बायर हैं तब आप टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे। उनके अलावा कोई भी बायर है तो गुड्स एंड सर्विसेज में कैश का पेमेंट 2 लाख से ज़्यादा किया जा रहा है तो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर जानी, और सर्कुलर नंबर 22/2016 भी आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद ये अमेंडमेंट हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके 100% सप्लीमेंट्री जो अमेंडमेंट की बुक आती है इंस्टीट्यूट की, उसके सारे प्रोविजन को कवर करा है मैंने यहाँ पर फास्ट ट्रैक मोड में, बड़े ही शॉर्ट में। ठीक है, लेकिन आपको एक बार सप्लीमेंट्री जो आपकी आती है अमेंडमेंट्स की किताब, अमेंडमेंट की बुक जो आती है, उसको एक बार गो थ्रू करना है। शायद थोड़ा बहुत कुछ वहाँ पर छूट गया हो तो आपको वहाँ से कवर कर लेना है। उसके अलावा आपको आरटीपी अमेंडमेंट्स करना है। अगर आप नवंबर 17 में अपीयर करने के लिए जा रहे हो तो आपको कौन सा आरटीपी करना है, तब आपको मई 17 वाला आरटीपी अमेंडमेंट तो करना ही है, साथ में नवंबर 17 भी करना है, यानी कि ये दोनों करना है। लेकिन अगर आप मई 17 में अपीयर करने के लिए जा रहे हो तो नवंबर 17 अवेलेबल ही नहीं, तो कहाँ से करोगे। ठीक है, तो मई 17 वाला आरटीपी अमेंडमेंट्स आपको करके जाना है। ठीक है,